ये अजीब सी बात है ना, ये ऐसे कि डॉक्टर आपको नजर आया, आप बोलेंगे ला यार पित्ता तो निकाल दो। कमेडियन से बोलने ला जोक सुना दे। मैं तो हर सीधा सीधा बोलता हूँ भाई पैसे लगते हैं इस बात के लिए। ज्यादा बुरी चीज पता है क्या हो, कमेडियन को देख के लोग खुद कमेडियन बन जाए। बातों में तुम्हें हो रहा होगा ये तुम अपने स्टैंड अप मटेरियल में डाल देना। इस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी पाकिस्तान इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज्यादा समय रैना जाकिर खान से इंस्पायर्ड है, क्या स्टेटस है? बहुत बुरे हालात हैं बात भाई। यकीन करो खाने के पैसे आजकल पता क्या नया है, क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? मैंने कहा हो रही थी, फिर आप आ गए तो अब जरा रुक गई। कॉमेडियंस के अंदर ये आपस में वैसे बातचीत हो रही, ताबिश में कैसे आगे निकल गई? ये सारे इल्यूमिनाटी हैं यहूदी साजिश है। लोग फाइनल प्रोडक्ट देख रहे होते हैं। ताबिश भाई जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं उसके पीछे उनके 25-30 साल की पूरी कहानी है। पॉलिटिकल करेक्टनेस कॉमेडियन के लिए कितनी जरूरी है? लिमिट्स यही हैं कि आप पंच डाउन ना करें। को थोड़ी सी रिस्की बात करूं तो एक मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आया, से नो टू 9th में इंसिडेंट। मैंने कहा मेरी तो बर्थडे है यार। मैं आधे से ज्यादा लोग आर्ट्स की तरफ इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं। आर्टिस्ट होना वो ये है कि हकीकत का सामना कर। आप दोनों फनी है, मैं नहीं। नहीं क्या पता ऑडियंस को आप फनी लगे। फकीर की एक्टिंग की बातें कर रहा, करके नहीं दिखा रहा। हाउ यू कैन मेक साइंस अट्रैक्टिव टू स्टूडेंट्स? टीचर भी हूँ, मैं कमेडियन भी हूँ, फुल देसी कैरेक्टर मैंने बनाया हुआ है। द होल कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट अनलाइकली पर्सन टू बी टॉकिंग अबाउट साइंस। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो ये कि अबे यार क्या कर रहा है भाई, साइंस पढ़ ले, इंसान का बच्चा बन जाए यार। कायनात में हर चीज 7 क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। कोई कंट्रोवर्शियल करना है मुझे, अनवर मकसूद कैसे राइटर है, स्टैंड अप कॉमेडियन, एजुकेशनिस्ट और कन्वर्सेशनलिस्ट। ये साहब मुझे टकराए एक शादी में, मैं मिला, मैंने कहा मैं इनके साथ बैठ जाऊं, इन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा बैठ जाओ। बैठे, बात हुई, पता चला कि हम लोगों का स्कूल भी सेम, वाइब मिली। मैंने कहा फॉरेन पॉडकास्ट में आ जाओ, और वो आ गए। ख़वातीन हज़रात, नन अदर देन कुमैल साहब। और कुमैल के साथ हमारे साथ मौजूद है एस्पायरिंग कॉमेडियन, बल्कि मैं कह सकता हूँ OTS के कॉमेडियन। हाँ ये कह सकते ठीक हैं, है, कॉमेडियन टर्न मार्केटर उमामा साहब। तो बात शुरू कर रहे हैं। 1 घंटे का पॉडकास्ट है। क्यों कर रहे हैं पॉडकास्ट नहीं पता, क्या बातें कर रहे हैं ये नहीं पता, बस बातें करेंगे। विल गो विद द फ्लो। कुमैल सबसे पहले ये बताएं कैसे हैं आप? यार मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़ा खूबसूरत किस्म का आप लोगों ने स्टूडियो बनाया हुआ है। नीचे स्कूल, ऊपर धंधा, ये अच्छा अच्छा किया। ये धंधा तो हम कम करते हैं, हम सोशल वर्क ज्यादा करते हैं। ये नीचे धंधा, ऊपर पैशन, मिक्स एंड मैच है, दोनों चीजें सब साथ चल। तीनों दुनिया साथ साथ। अच्छा कुमैल ये बताया आप, सबसे पहले बात हम शुरुआत करेंगे स्टैंड अप कॉमेडी। क्या सीन है अभी इस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी पाकिस्तान, कराची में कैसा है? इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, हम अपनी नीश, अपनी चीज़ क्राफ्ट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा समय रैना से इंस्पायर्ड हैं, जाकिर खान से इंस्पायर्ड हैं, क्या स्टेटस है? बहुत बुरे हालात हैं बात भाई। यकीन करो खाने के पैसे यार। स्टैंड अप कॉमेडी का सीन जो है मतलब काफी ब्लूमिंग स्टेज में है। बूमिंग तो नहीं कहूंगा लेकिन ब्लूमिंग स्टेज में है। अनफॉर्चुनेटली इसी स्टेज में काफी टाइम से ही है। आई होप कि बूमिंग स्टेज में आ जाए और रफ्ता रफ्ता मतलब वहाँ पे पहुँच भी रहा है। सो इसकी शुरुआत थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे हुई थी कि हमारा हम लोगों ने एक ट्रूप था हमारा, फायरफ्लाई थिएटर एंड कम्युनिकेशंस के नाम से। हम लोग कॉमेडी प्लेस किया करते थे। तो उसमें मैं, अकबर, हम लोग साथ हुआ करते थे। अकबर चौधरी एंड आई वर क्लासमेट्स एट नस्ट। सो वहाँ से आगाज़ हुआ कि हम लोग यूनिवर्सिटी में प्लेस करते थे। फिर ये लॉल वाले फिर ये फायरफ्लाई थिएटर एंड कम्युनिकेशन हमने डिस्कवर किया। तो जुहेब शेख साहब थे हु वाज द डायरेक्टर ऑफ इट। तो हमारा तकरीबन ये ट्रियो था एंड वी यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट अलॉट विद थिएटर। और थिएटर एस्पिरेंट्स थे, लेकिन वही एक मसला होता था कि भाई पैसे नहीं, खाने को पैसे नहीं। तो हम लोग आर्ट्स काउंसिल में जिस तरह प्लेस करते थे, हम लोग बेरली कोई 3 दिन के प्लेस मुश्किल से कर पाते थे विदाउट एनी पर्टिकुलर मार्केटिंग, क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं होते थे इतने। और उस टाइम पे फिर वो रिवाइवल ऑफ थिएटर इन पाकिस्तान हुआ जिसमें शाह शराबील साहब के प्लेस होते थे, दावर साहब के होते थे। दावर तो अभी भी करते हैं, शाह शराबील साहब के थोड़ा लेस ऑफन होते हैं लेकिन वो भी अभी भी हैं। तो उन लोगों के होते थे भाई, मतलब महीने महीने के प्लेस हो रहे हैं, पूरी पूरी नाइट्स, कॉर्पोरेट नाइट सेल हो रही हैं। और उसके बीच में हमारे 3 दिन का प्ले होता था छोटा सा, जो कि लिखा हुआ बड़ा ज़बरदस्त होता था। जुहेब लिखा करते थे और वो हम लोगों से मुख्तलिफ कैरेक्टर्स वगैरह कराया करते थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई ये इतना बड़ा तो हमसे नहीं संभल रहा, तो हम बड़े जानवर को छोटा करते हैं थोड़ा सा। एंड वी स्विच्ड इट टू स्केच कॉमेडी। तो स्केच कॉमेडी ये था कि भाई बजाय इसके कि 1.5 घंटे का प्ले लिखा जाए, 5-5, 3-3 मिनट के हम लाइव स्केचेस लिखें।
उसमें से तकरीबन आप समझे एक दिन हम बैठे तो कोई 50 आइडियाज़ हमने लिखे थे, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके तकरीबन कोई 21-22 स्क्रिप्ट्स लिखी और फिर 17 हमने चूज़ की कि भाई ये पूरा शो बन रहा है, ये हम परफॉर्म करेंगे। सो विद इन वन नाइट यू हैड ओवर 70 कैरेक्टर्स बीइंग प्लेड बाय अ टोटल ऑफ व्हाट 7 to 8 पीपल। तो हर आदमी 10-10, 12-12 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है, तो बड़ा एक्साइटिंग किस्म का था। T2F में सबीन महमूद बेचारी जब जिंदा थी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने जगह दी हमें। तो ये हुआ। अच्छा, उसके बाद भी फिर ये हुआ कि भाई इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती जा रही है एंड दिस इज़ वर्क दैट वी लव, लेकिन इसको भी और ज़्यादा सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल कैसे किया जा सकता है। तो हमने फिर लॉल वाले के नाम से इम्प्रोव ट्रूप स्टार्ट किया, इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी। और लॉल वाले रहा तकरीबन 12 साल तक, 2023 तक रहा। और उस उधर से बेसिकली ये जर्नी का थोड़ा बहुत आगाज़ होता है। और वो आगाज़ ऐसे होता है कि उसके बाद फिर स्टैंड अप कॉमेडी में कदम रखा। अकबर उसमें ज़्यादा एक्टिव रहे, मैं अपना इंजीनियरिंग की नौकरी वगैरह में इतना मसरूफ़ था कि मैं उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सका। अकबर फिक्र ने माश। हाँ, फिक्र फ़िक्र माश माश में में। बेसिकली तो अकबर साहब का सेट था, पैसा वैसा आ रहा था उनका, तभी उन्होंने हाँ, कॉमेडी हाँ, स्टार्ट की। मालदार आदमी। हाँ, ये एक बड़ा मसला है कि क्या कहते हैं, क्या ये आपकी डे जॉब है या ये आपकी डे जॉब नहीं है? यार ये कॉमेडी तो कॉमेडी जॉब नहीं है, जॉब कॉमेडी नहीं है, पैशन है, पैशन है। सीधा-सीधा। तो ये है कि मतलब जब हम जब हम छोटे होते थे, जब हमारी एज होती थी, तो उस टाइम पे ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किया। लेकिन रफ्ता-रफ्ता फिर ये हुआ कि उसके बाद फिर अकबर ने बुनियाद रखी कि स्टैंड अप कॉमेडी क्यों ना हम लॉल वाले के प्लेटफ़ॉर्म से प्रेज़ेंट करें। तो वहाँ पे फिर ओपन माइक्स वगैरह सेट किए जाते थे। और उसमें से कुछ थोड़ा सा ये हुआ कि मतलब लोगों ने आके उसमें ज्वाइन करना शुरू किया। तो वो समझ लें कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग अगर हुए, तो ये सेकंड जनरेशन यहाँ से थोड़ी सी शुरू हुई। कुछ अच्छे थे, कुछ उसमें नहीं थे इतने अच्छे, कुछ अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं, कुछ को लोग कहते थे कि यार ये कौन है, क्या बात कर रहा है। लेकिन अगेन दैट्स ट्रू अबाउट कॉमेडी, राइट? Yeah. एक्सपेरिमेंटल है, इट्स सब्जेक्टिव आल्सो। किसी के लिए चलता है, किसी के लिए नहीं चलता। तो ये इस तरह स्टार्ट हुआ था। फिर अकबर अपने मास्टर्स के लिए चले गए थे, तो मैंने उसको संभाला। ओपन माइक वगैरह 2 साल मैंने चलाया एंड देन अकबर केम बैक। तो उस टाइम तक फिर ये थर्ड जनरेशन ऑफ कॉमेडियंस हो गई थी। और ये थर्ड जनरेशन ऑफ कॉमेडियंस फिर उस दौरान में ताबिश भाई भी शामिल हो गए थे, ताबिश हाशमी। एंड ऑफ कोर्स मतलब लाइक द ब्रिलियंट कॉमेडियन दैट ही इज़, नॉट दैट कि उन्होंने मतलब कोई सिखाया विखाया किसी ने नहीं, लेकिन वो उसमें सीन में जब वो शामिल हुए तो उसकी वजह से एक मोमेंटम बना। फिर इवेंचुअली TBH हुआ, TBH के बाद ही जॉइंट जियो। तो ये जो थर्ड जनरेशन जो थी वो उनके साथ लग गई, तो मतलब लाइक उनका रोजगार का बेसिकली सेटअप हो गया। एंड नाउ वी हैव लाइक द फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कॉमेडियंस जो कि चल भी रही है और उसमें लोग ज्वाइन भी करते जा रहे हैं। तो आई थिंक एक चीज़ है जो सेटअप हो गई, और इस चीज़ का बेड़ा जो है वो जंगल के नाम से है। नतालिया गुल जो है, उन्होंने जी, जी। उनकी कंपनी है जंगल। तो जंगल ओपन माइक्स कराता है, और यही तरीका है दुनिया भर में कॉमेडी करने का, स्टैंड अप का, कि ओपन माइक होता है। ओपन माइक पे आप लिख के अपनी चीज़ टेस्ट करते हैं, चल गई तो चल गई, नहीं चली तो आप उसको दोबारा रीराइट करते हैं और उसके बाद फिर आप उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये मतलब उसके मैकेनिक्स ये हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जैसे आपने अपना भी जिक्र किया, अकबर का भी जिक्र किया, ताबिश का भी, आप सब एजुकेटेड लोग हैं, सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं। हाँ। तो अब मैं जो देख रहा हूँ ना कि कॉमेडियंस जो है ना, पहले जो हमारे कॉमेडियंस थे, ऑब्वियसली दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड और वेरी हम्बल स्टेट ऑफ सोसाइटी। आप लोग जो आ रहे हैं, यू गाइज आर सॉर्ट ऑफ लाइक प्रिविलेज्ड। तो वो एक कॉमेडी जो है, वो यूजुअली कहा जाता था कि जब वो इस तरह से बंदा, वो उसके साथ वो चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे फिर वो कॉमेडी निकलती है। तो आप क्या इस चीज़ को मानते हैं या वो बनाई जा सकती है? चूँकि आप लोग तो एसी रूम में बैठ के अगर आप बना रहे हैं, कोई भी क्या कहते हैं जोक लिख रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस जो एक आप फॉर एग्जांपल शकील सिद्दीकी साहब जी, हैं जी। या फिर उमर शरीफ साहब हैं, जिन्होंने वो तो उस्ताद W11 के उस्ताद अंदर लोग जी, हैं, जी, उस्ताद जिन्होंने लोग हैं। W11 में धक्के खाए और उसके बाद फिर वो जो उन्होंने शक्तियाँ देखी, उसके बाद फिर वो जो कॉमेडी उनसे निकली है, तो उसमें और आपकी कॉमेडी में क्या फ़र्क है? अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि जी। इसमें मतलब यू आर एट फॉल्ट, जनरली लोग इसको ऐसे देखते हैं नया और पुराना। जी। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कि हम जो कर रहे हैं वो नया है और वो जो कर रहे हैं वो पुराना है। ये सारी चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। कि जैसे वो एक ब्रांड ऑफ कॉमेडी है जो शायद ज़्यादा अवामी है, अवाम में ज़्यादा मकबूल है। हुँ। जो राह चलता आदमी हो वो हो सकता है हमारी कॉमेडी से इतना ज़्यादा, प्रिविलेज्ड कॉमेडी से इतना ज़्यादा शायद रिलेट ना कर Relate पाए, ना। लेकिन उनकी कॉमेडी से ज़्यादा रिलेट करे। और इसमें भी मतलब कोई अच्छे या बुरे वाली बात नहीं है। जैसा कि आपने इतने बड़े-बड़े नाम लिए, शकील सिद्दीकी साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, मतलब ये सारे उस्ताद लोग हैं। और डेफ़िनेटली एटलीस्ट हमारी जनरेशन जिन्होंने बचपन में इन लोगों की कॉमेडी देखी है, उससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो आती है।
वो जो एक बदतमीजी वाली जो एक कॉमेडी है उमर शरीफ साहब की, वो तो मतलब बकरा किस्तों पे है वो हाँ तो मतलब हाँ, बदतमीजी इस लेवल पे कि वो क्लासी लगने लगती है हाँ, कि यार क्या हाँ। किस किस्म की बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स मतलब उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, शकील सिद्दीकी साहब भी जी। हैं और रऊफ लाला रऊफ साहब हैं, लाल। ये सब हैं, इन लोगों के शोज वगैरह हुआ करते। जैसे अब वो ये आप समझ लेंगे आर्ट्स काउंसिल में जैसे एक एम्फी थिएटर है और एक वो एसी वाला जो एसी वाला हम्म। थिएटर है, तो वो बस ये फर्क है। लेकिन ये है कि मतलब उसमें कोई छोटे या बड़े वाली कहानी नहीं है, या उसमें कोई डिफरेंस मैं नहीं कहूँगा। आई थिंक वो उसकी टारगेट मार्केट एक अलग है, इसकी टारगेट मार्केट एक थोड़ी सी अलग है। अच्छा, टारगेट मार्केट पे अगर हम आ जाते हैं तो ये भी कहा जाता है कि पुल के उस तरफ के लोगों के लिए वो कॉमेडी है, तो क्या ये ये मतलब इसको सही समझा जाए? जो कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कॉमेडी हो रही है, अगर जाकिर खान कर रहा है तो उसको वहाँ पे भी तो वो वहाँ पे जो है हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी उसको सुन रही है। तो यहाँ पे एक ये डिस्कनेक्ट आपको नज़र नहीं आता कि अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो आप भी चाहेंगे कि आप मकबूल हों तो सब में मकबूल हो, ना कि एक नीश मार्केट आप भाई अब तो पुल इतने ज्यादा हो गए हैं। कौन से पुल की बात कर रहे हो आप? मैं पुल काला के पुल की बात कर रहा हूँ इसके काला पुल एक ही। काला पुल। काला पुल भी नीला हो गया अब। बल्कि अब तो अंडरपास भी होने लगे, तो जी, वो जी, भी है जी। यार। सो इसका ताल्लुक शायद आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक क्लास के हवाले से शायद देखा जा सकता है कि मे बी आप उसको कह लेंगे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाली अगर आप बात करें तो उस तरह शायद थोड़ा सा देखा जा सकता है। लेकिन वो डिस्कनेक्ट होना चाहिए नहीं, लेकिन हो गया है। और वो हो इसलिए गया है कि जाहिर सी बात है कि अब जो मतलब आर्ट्स काउंसिल में मिसाल के तौर पे शो हो रहा होता है जिसके टिकट जो है प्रॉब्ली 400-500 रुपए का हो, फिर यहाँ पे जो स्टैंड अप कॉमेडी हमारा स्पेशल हो रहा होता है और तो उसका टिकट जो है 1000-1500, बल्कि अब तो 2000-2500 रुपए के भी हो जाते हैं। अच्छा तो एक उसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी का एक डिफरेंस अच्छा इसमें मैं ये भी है कि कहूँगा। जोक्स जो जिस तरह के जोक्स हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद आप लोग वो वाले जोक्स ना करें जो कि हाँ अवामी जोक्स होते हैं, जो कि सेक्सिस्ट जोक्स होते हैं, अब वो हाँ हाँ उस हाँ, तरीके से नहीं अब नहीं चलते। हाँ चूँकि ज़्यादातर जो कॉमेडी कर रहे हैं वहाँ पे एक वो थोड़ा-सा आपको पता है ऑब्वियसली जो जिस स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के अंदर वो कॉमेडी हो रही है वहाँ पे ऑब्वियसली फेमिनिज़्म की भी एक वेव है, हम्म, जो कि एक आगाही है। ऑब्वियसली पहले जो थे उमर शरीफ बहुत सारी चीज़ें बोल देते बोल थे, देते थे। जो अगर अब बोलते तो फिर उनके ऊपर नहीं क्या जो कहते आप हैं इसको थोड़ा सा इसको है ना इस सवाल को मैं शेप करूंगा। पॉलिटिकल करेक्टनेस कॉमेडियन के लिए कितनी जरूरी है? यार आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये पॉलिटिकल करेक्टनेस भी जो है ना एक थोड़ी सी सब्जेक्टिव चीज़ है। सही। सब्जेक्टिव इस सेंस में है कि भाई जैसे थोड़ा सा इंटरनेशनल कॉमेडियंस की अगर मैं ज़रा बात करूं तो उसमें जिमी कार एक नाम है। अब जिमी कार की कॉमेडी है ही बदतमीजी। उसमें वो जनाब घटिया किस्म की ही कॉमेडी वो करते हैं और वो एक्सेप्टेड है कि घटिया किस्म की बातें करते हैं तो उनके लिए चलती है। डेव शपेल साहब जिस लेवल पे हैं वो जो बहुत सारी घटिया बातें करते हैं, बल्कि अब तो घटिया बातें ज़्यादा करते हैं, कॉमेडी कम कर रहे होते हैं। तो उस लेवल पे भी आ गए तो वो एक्सेप्टेबिलिटी का एक है भी कि आपका एक इमेज ऐसा बन जाता है कि अच्छा भाई ठीक है ये घटिया बातें करता है तो ऑफ कोर्स दे डोंट मीन व्हाट दे आर सेइंग। सही। बिल बर हैं जिस तरह, मुझे तो बहुत पसंद आती है उनकी कॉमेडी, लेकिन वो तो एक्सट्रीमली अग्रेसिव किस्म की होती है। बल्कि एक थोड़ी सी स्टोरी ये भी है, मेरी बेगम जो है हम थोड़ा सा मतलब मिलना मिलाना हमने शुरू ही किया था और वो हुँ, एक दोस्त के घर गया तो उन्होंने बिल बर की कॉमेडी लगा दी। अब हुँ। उसमें वो ऐसी बातें कि मैं हंस रहा हूँ, बेगम जो है मतलब अगले दिन उन्होंने बोला कि अब बात नहीं करना मुझसे। खैर कर आगे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं शादी को। शादी हो गई। हाँ, 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 हो हो गई। गई। सब सही है। ये शुक्र है, सब सही शुक्र है, है। सब सही है। बिल बर्न तो ने काम खराब नहीं किया। काम खराब नहीं किया। हाँ, हाँ। मैंने कहा या तो बिल मेहर या मैं। यही वो लिटरली यही हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस स्टेज से निकल गए। तो मतलब उसमें पॉलिटिकल करेक्टनेस देखें, पॉलिटिकल करेक्टनेस में वो बात आती है कॉमेडी में ना, कॉमेडी में क्या हर चीज़ में ये पंच अप और पंच डाउन वाली चीज़ एग्जैक्टली कही जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है? पंच अप करना चाहिए कॉमेडी में। हुँ, कॉमेडी में क्या ज़िंदगी में ही। ज़िंदगी मतलब बिल्कुल ठीक है। आपसे कमतर अगर कोई शख्स है, और कमतर ये मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, किसी के पास मिसाल के तौर पे माली वसाइल नहीं है, उसके आगे आप अपने हुँ, मतलब नोट यूं करके अगर उछाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है भोंडी बात है ना। तो वो पॉलिटिकल करेक्टनेस भी जो आप कह रहे हैं वो तमीज़ के ज़ुमरे में आता है कि भाई तमीज़ से हुँ, रहो। अब सही। तमीज़ से बात करते हुए बीच में हम भी इधर-उधर आड़ी-तिरछी बात कर जाते हैं तो वो होता है कि अच्छा भाई ठीक है चलो ये तो मज़ाक ही था। सही। जैसे वेरी ऑब्वियसली कि इन्होंने मजाक में एक बात कही है, लेकिन अब अगर आप उसको अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं, डेव शपेल का जैसे मैंने जिक्र किया, डेव शपेल ने चंद साल पहले वो एक साल में उनके 4 स्पेशल्स आए थे, क्या ज़बरदस्त किस्म की कॉमेडी थी उसमें, इंतहाई थॉट प्रोवोकिंग किस्म की चीज़ थी। मैं आपके पॉडकास्ट पे तो नहीं, लेकिन वो शो को देखने वाले जो हैं जाके अगर देखें तो उन्होंने बिल कॉस्बी का उसमें एक मजाक उड़ाया।
1-1.5 घंटे का पूरा सेट है जिसमें उसने शुरू में एक इंतहाई घटिया बात करता है वो, और आखिर में जाके जो बिल कॉस्बी के ऊपर इल्ज़ामात थे, फिर वो उनको वो इल्ज़ामात साबित भी हुए, सब कुछ हुआ। तो वो पूरा उन्होंने बनाया है, बड़ी थॉट प्रोवोकिंग किस्म की चीज़ है, वेरी शॉकिंग। लेकिन उसमें यही है कि आप आधी बात सुनेंगे तो आप कहोगे कि यार ये तो बड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट ट्रिगरिंग कॉमेडी है, राइट? लेकिन वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जो उनके रीसेंट जो कॉमेडी वगैरह मैंने कम से कम देखी है, उसमें इन्होंने शुरू में पहले ट्रांस लोगों का मजाक उड़ाना शुरू किया कि भाई अच्छा ठीक है, मेरी एक ट्रांस दोस्त है, उनके साथ ये होता है, उनके साथ वो होता है। चलो भाई, एक दफ़ा आपने किया, मुझे भी हंसी आई। दूसरी दफ़ा किया, चलो फिर भी थोड़ी कम हंसी आई। तीसरी चौथी दफ़ा अब आपको पूरा शो ही इस बारे में हो रहा है, तो क्या हो भाई, मतलब आप ठीक तो हैं, क्या हो गया? रिलैक्स, इट्स जस्ट सपोज टू बी कॉमेडी। तो पॉलिटिकल करेक्टनेस को मैं उस चीज़ में, सेंस में कहूँगा कि यार मतलब वही तमीज़ तरीके से रहा जाए, और लिमिट्स यही हैं कि आप पंच डाउन ना करें। सही। कि अगर अब मिसाल के तौर पे मेरा एक पूरा एक मैंने बिट बनाया है अबाउट पब्लिक सर्विस मैसेजेस, कि ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस किस तरीके से मतलब लोगों के ऊपर इल्ज़ाम, मतलब जिम्मेदारी डालने के लिए होते हैं। और बजाय इसके, जैसे आपको थोड़ी सी रिस्की बात करूं, तो मेरा उसमें है कि भाई मतलब एक मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आया, से नो टू 9th May इंसिडेंट। तो मैंने कहा मेरी तो बर्थडे है यार, मैं क्या करूं? मना कर दूं। तो उसी में ना, अच्छा कर आगे इवेंचुअली होता है कि भाई एक चल रहा है, से नो टू बेगर माफिया। अरे बेगर्स का माफिया चल रहा है भाई, किस किस चीज का से माफिया? नो टू करप्शन। हाँ, से नो टू करप्शन। नहीं नहीं, नो, रुक गई करप्शन। तो उसमें, अच्छा उसमें इस तरीके से कि मैंने उसको थोड़ा सा फ्रेम ऐसे किया है कि मैं उसमें, मतलब कोई फकीर आया है मेरे पास, अब उसको मैं एक्ट आउट कर रहा हूँ। अब अगर मैं यही बात, और मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ ये हरकतें, ज़ाहिर है कैमरे पे या उस पे मैं इतना नहीं करता, लेकिन इसी चीज़ को मैं अपनी पर्सनैलिटी एक बना लूँ कि नहीं यार वो फ़कीर है और वो तो ऐसे करता और वो वैसे करता, और मैं उसी की एक्टिंग किए चला जा रहा हूँ, तो फिर एक ना एक पॉइंट पे तो आप भी कहेंगे ना कि भाई क्या हो गया। लेकिन उसको अगर मैं इस तरीके से एक्ट करता हूँ, बड़ा थोड़ा सा एक मतलब नाजुक सी एक चीज़ होती है, लेकिन मैं एक्ट उसको ऐसे करता हूँ कि भाई एक फ़कीर मेरे पास आया, थोड़ा सा मैंने एक्ट करके दिखा दिया, जस्ट टू ऐड सम कैरेक्टर टू माई बेट। तो वो तो चलन समझ में आता है कि अच्छा भाई ठीक है, थोड़ा एतदाल उसमें किसी न किसी तरीके से हो, थोड़ा सा मतलब कि एक नाजुक चीज़ है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। यार अब ये इट कैन स्लाइड एवरीवेयर। बिल्कुल ठीक है, यानी इसके लिए इस पूरी चीज़ को डेवलप करने के लिए एक पूरा थॉट प्रोसेस है कि यहाँ बैठना है, उसके इंट्रिकेसीज को देखना है, उसके नुएंसेस को जानना है। आप बैठे हुए हैं, आपको पता है कि यार ठीक है, यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन आप कहाँ कहाँ पर थोड़ी एक्सेप्शन, थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं, कहीं पे नहीं ले सकते। ये पूरा एक दिमाग। मैं भी जाकिर खान, अब्बास बुखारी एक कॉमेडियन है, वो मैं बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। उसने कंटेंट बहुत अच्छा है, स्टैंड अप तो नहीं देखे लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है ना। तो उसने कहा कि यार आई रियली रिस्पेक्ट जाकिर खान। उसने अपने घर पे एक बनाया हुआ है एक बैठक। उस बैठक में उसने, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, इट्स ओपन फॉर द स्टैंड अप कॉमेडियंस, कि वो आएँ, आके लिखें, लिखने के बाद अपनी चीज़ें शेयर करें, और शेयर करने के बाद अपने क्राफ्ट पे काम करें, एंड वो जो स्पेस है वो सबके लिए खुली। ऑफ कोर्स जो क्रैक करना उसका पूरा सेटअप और वो इतना आसान नहीं है, हर एक कॉमेडियन नहीं हो सकता। आप दोनों फनी है, मैं नहीं हूँ, आई कांट बिकम कॉमेडियन, आई नो फॉर दैट। नहीं, क्या पता ऑडियंस को आप फनी लगे और हमें हमें बोलेंगे ना यार, लगे। कभी नहीं लगा मैं संजीदा बातें कर रहा है यार, फकीर की एक्टिंग की बातें कर रहा है, करके नहीं दिखा रहा। अब मुझे ये बताओ यार कि क्या पाकिस्तान में, कराची में, तो पाकिस्तान हटा दो, क्या ऐसी कोई जगह है कि एक बच्चा आया, उसने कहा कि यार कि मुझे कुछ करना है, मुझे क्राफ्ट पे अपने काम करना है, आई नो दैट आई हैव इट इन मी। हो सकता है कि ना हो, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन मैं उस चीज़ के अंदर आई वांट टू डाइव डाउन, ठीक है, पैसे नहीं है, पैशन के तौर पे, उसके पास मेंटोर्स हैं कराची में या फिर नहीं है? मेरा नंबर नोट करें, 0386। यार नहीं, अच्छा इसमें इसके लिए जगहें क्रिएट करने की बहुत सारी कोशिश की जा रही है, और इसमें अगर एक शख्स को इसका क्रेडिट जाता है, जिनका मैंने शुरू में भी नाम लिया, वो नतालिया को जाता है, कि नतालिया ने जंगल के नाम से जो कंपनी अपनी बनाई है, उसमें है ही है कि वो ओपन माइक्स रखती हैं, जिसमें आदमी अपना मटेरियल लिखे और आके टेस्ट करे। तो उसमें ये होता है कि कभी 10 लोग बैठे, कभी 15 लोग तो बैठे। ये कहाँ करती हैं, जंगल तो में? ये कहाँ पे? मैं कह रहा हूँ जंगल में कहाँ करती, आप लोकेशन तो शहरी बताएं। जंगल है हाँ, ये बात। बगैर कराची इस जंगल कंक्रीट है, जंगल है। कंक्रीट। सो ये मेनली होता है खड्डा मार्केट में एक जगह है द सोशल के नाम से, और जमजमा पे एक जगह है 432, और अब ये है कि मतलब लाइक आहिस्ता आहिस्ता ये वेन्यूज़ खुलते जा रहे हैं, खासतौर से जिस तरह कॉफ़ी शॉप्स वगैरह, उनका कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो मोस्टली तो खैर डिफेंस क्लिफ्टन में ही अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेंट्रेटेड रही है, बिकॉज वहाँ पे ये चीज़ें करना आसान है थोड़ा सा।
एग्जीक्यूशन वाइज सही थोड़ा बात। सा ये है। हैबिट है वो थोड़ा सा सेंटर में टीपू पड़ता है, सुल्तान हैबिट पे। सिटी टीपू हम्म। सुल्तान रोड पे। तो वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे यूजुअली क्योंकि जगह थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी, तो वहाँ पे शोज किए जाते हैं रादर देन ओपन माइक्स, लेकिन वहाँ पे भी चलते रहते हैं। तो बहरहाल ये नतालिया ने एक ये दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। हम भी उसमें जाया करते हैं। अब उसमें क्या सीनियर क्या जूनियर, बस वो एक जगह है जहाँ पे मटेरियल टेस्ट करना होता है, तो हर आदमी वहाँ पे जाके टेस्ट भी करता है, या ऑडियंस से जनरली आपको मिलना है। एक बड़े शो की फील अलग होती है, एक ओपन माइक की एक फील अलग होती है। इट्स मोर इंटीमेट, इट्स मोर इजी गोइंग एटमोसफेयर। अच्छा, जहाँ तक ये मेंटोरशिप वाली एक चीज़ है यार, 2-3 दफ़ा हुआ है कि अकबर ने कुछ वर्कशॉप्स वगैरह कराई थी, लेकिन ये 10 साल पुरानी बात है, अब वो ये सब नहीं करते। तो उस वक्त अकबर ने कराई थी, हसन ने थोड़ी बहुत कराई। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कराऊँ, लेकिन मैं सोच ही रह जाती है थोड़ी सी, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो मैं उसमें ज़्यादा मैं फिजिक्स सिखाने में ज़्यादा मैं लगा होता हूँ बजाय कॉमेडी सिखाने के। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो एक्सेसिबिलिटी तो कम से कम, ये दरवाज़ा कम से कम लोगों के लिए खोल के रखा है। अच्छा ये बताएं, कॉमेडियंस आर बॉर्न और दे आर मेड? यार दोनों हो सकता है। अच्छा मैं इसमें ये चीज़ है कि एक टैलेंट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो टैलेंट तो खुदादाद होता है, ठीक है, कि टैलेंट आपके अंदर होगा, लेकिन टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग। बिल्कुल ठीक। ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है, सब लोगों पर अप्लाई होता है। टैलेंट आपके पास है, अगर आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो आप अपने टैलेंट को एक क्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्राफ्ट बना के, और जिस तरह एक एक कारपेंटर जो है वो आरी चला चला के और फिर उसमें उसको खूबसूरती से करना शुरू कर दे, तो ये वो वाली एक चीज़ है कि क्राफ्ट है, क्राफ्ट के ऊपर जितना आप काम करेंगे, जितने घंटे आप लगाएंगे, उतना बेहतर होगा। देर आर नो टू वेज अबाउट इट, ठीक है। और जो ज़्यादा मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, और आपको नज़र आता है। क्लियर क्लियर सी बात है, इसमें कोई जज्बात की या मतलब वो नहीं है कि मतलब अच्छा। और ये भी है कि कुछ लोगों के पास हो सकता है कि टैलेंट की कमी ना हो, लेकिन वो इसको एज अ क्राफ्ट देखें, और फिर उसी क्राफ्ट के ऊपर इतना काम करें कि वो अपने हार्ड वर्क से टैलेंट की कमी या बेशी को, जो उनके हाथ में नहीं है, उसको कवर ओवरकम करके, उसको कवर अप करके, और अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए उसको किसी पॉइंट पे ले जाएँ। तो मैं किसी भी चीज़ में ये नहीं कहूँगा बाय द वे कि मतलब कोई बॉर्न, मेरा नहीं हम्म। ख्याल कि आप किसी भी चीज़ में होते हैं। बहुत सारी स्किल्स हो सकता है हमें, हमारे अंदर हों, पोटेंशियल है, सलाहियतें हैं हम्म। जो छुपी हुई हैं, लेकिन वही है कि हम उस पे लेकिन ट्राई एक करेंगे तो आर्टिस्ट पॉसिबल के हो। लिए, जो स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाँ, मैंने एक हाँ, चीज़ ये देखी है ये कि तो है, आप ये लोग तो है। तमाम, जैसे अभी भी मैं आपसे तारीफ़ नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन एक ना कि ये कोई लेके नहीं नहीं करनी सही है। फौरन या हम्बल कर दिया आप। तारीफ अभी नहीं तो कर कर रहे रहा। थे, शुरू में तो कर रहे थे। ऑफ द रिकॉर्ड ओनली। अब यार मेरा पॉइंट इधर-उधर हो गया यार, खुदा ये की होता है, कसम। ये तो बड़ा क्या मसला है। कर देते तारीफ फिर, ये इसीलिए हुआ है ये बदतमीजी हाँ। जो है ना, बदतमीजी इंसान को ज्यादा आगे नहीं लेके जाती। अब वो, लेकिन जो एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट होना, ये भी एक स्किल है। जैसे मैंने बहुत सारे, हमारी शायद एक सोसाइटी के अंदर मैंने देखा कि बहुत से लोग बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, दे कैन स्पीक अ गुड मोनोलॉग, ठीक है, 10 मिनट वो ठक ठक ठक, लेकिन जैसे ही आप डायलॉग पे आए, दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन आए, हाँ, मर जाती है कन्वर्सेशन। बिल्कुल बिल्कुल होता ये है क्यों होता है? यार। सो देखें, एक परफॉर्मेंस वाला मोड होता है, जब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो मैं एक अलग आदमी हूँ, इवन इफ आई एम प्लेइंग माई सेल्फ, मैं एक अलग आदमी हूँ। स्टेज के तौर तरीके अलग हैं, स्टेज की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। 100 लोगों से बात करने का तरीका अलग है, एक शख्स से बात करना एक एक अलग चीज़ है। सो इसमें आई डोंट थिंक, मतलब इसमें कॉन्वर्सेशनिस्ट अच्छा अगर आपको होना है तो वही है कि मतलब आपके बारे में, आपके पास नॉलेज फिर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आप अच्छा आउटपुट देने के लिए, मैं हर किसी को ये कहता हूँ, अच्छा आउटपुट अगर आपको चाहिए ना, तो उसके लिए अच्छा इनपुट ज़रूरी है। तो मेरे उस्ताद कहा करते थे कि भाई, शायरी अगर आपको सीखनी है मिसाल के तौर पे, तो 20,000 शेर आपने पढ़े हों, 10,000 शेर आपको याद हों, तब जाके आप शायरी कीजिए। तो ये है, अच्छा इनपुट अगर आप देंगे तो अच्छा आउटपुट खुद ब खुद निकलेगा। म्यूज़िक अगर अच्छा आपको बनाना है तो अच्छा म्यूज़िक पहले सुनें, सही है। अब अच्छा अगर एग्ज़ाम आपको देना है मिसाल के तौर पे, तो अच्छी टीचिंग आप लेंगे तो फिर अच्छा एग्ज़ाम दे पाएँगे, राइट? सो बेसिकली मतलब लाइक ये कॉन्वर्सेशन में भी ना उसी तरीके से कि अपने पास फिर आपके पास फिर इतने टॉपिक्स हों, इतना वेल रेड हों, आप किताबें पढ़ें। इस मुल्क में किताबें नहीं पढ़ते लोग, छोड़ दी हैं लोगों ने। मेरा भी होता है, मैं तो खैर आधी आधी पढ़ के छोड़ देता हूँ, फिर अपने काम में लग जाता हूँ। लेकिन ये है कि जो रीडिंग वाली चीज़ है, रीडिंग अगर होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास टॉपिक्स होंगे, तो उसमें फिर आपके अपनी अपनी जो सोच है वो उसके साथ जब शामिल होगी, तो फिर ऑफ कोर्स मतलब कॉन्वर्सेशन भी हो सकेगी, वो कॉन्वर्सेशन मज़ेदार भी हो सकेगी, राइट?
तो वो वाली एक चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर है कि कॉन्वर्सेशन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अगला आदमी सोचता किस तरीके से, या वेरिएशन ऑफ थॉट्स कैसे आती है। आपसे अगर मैं मिसाल के तौर पे कॉन्वर्सेशन करूँगा तो एक अलग एंगल्स हो सकती है, आपके साथ एक अलग एंगल्स हो सकती है। तो कॉन्वर्सेशन भी स्किल तो डेफिनेटली है, एंड लाइक आई सेड, कुछ लोगों के पास गॉड गिवन टैलेंट होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता कि भाई फुल स्टॉप भी लगा ले यार, मुझे भी सांस लेनी है, तुझे भी सांस लेनी है, लेकिन होता है कि वो पकड़ के बैठ ऐसे जाते लोग हैं। काफी हाँ हाँ, बहुत बहुत है। है। नहीं इसके यार, लिए इसके लिए एक टर्म है लोक लगाना, लोक। लोग हाँ हमारे एक फुप्पा थे वो ना लोक लगा लेते थे। अच्छा अब लोक कैसे लगा लेते हैं, बात मैं इनसे कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन देख आपकी तरफ नहीं। हाँ अब आपको करना ये है कि आप मुझसे आंखें मत मिलाइएगा, क्योंकि आप अगर आपने आंखें मिला ली तो अब तो बात इनसे हो रही है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा आपको, लेकिन हाँ आपको कुछ तमीज तो होनी चाहिए ना। अब वो लोक लगा लिया आपको मैंने। अब आप, हाँ, आप बहुत बड़े भी हैं तो अब आप बैठ के हाँ जी हाँ हाँ कर रहे हैं। और अच्छा एक आदमी भी कोई इतने अच्छे नहीं थे कि चलो वो हो गया यार, अच्छा देख के आपको हो गए यार, मुझे सिखा रहे हैं कुछ, लेकिन अब आप इधर उधर देखें, लेकिन वो लोक लगा लोग हुआ है। लगा तो दिया ये इसी तरह कॉन्वर्सेशन में भी होता है, कुछ लोग लोक लगा के बैठ जाते हैं, अगले को मौका ही नहीं देते। अच्छा कॉमेडियंस के अंदर ये आपस में वैसे बातचीत हो रही है कि यार ये ताबिश हाशमी कैसे आगे निकल गया हमसे, यार इतना अमीर बन गया है, अब हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे, मतलब दीज आर द कॉन्वर्सेशन दैट माइट बी हैपनिंग अरे राइट। ये सारे इल्यूमिनाटी हैं, यहूदी साजिश है, इन्होंने क्या किया ताबिश हाशमी ने ऐसा, मतलब आप ये देखें ना कि जियो ने पत्ता उनको काटता है शो लोगों दे का, दिया, पत्ता आप लोग काट। अभी तक लेकिन यार अकबर TBH चौधरी नहीं was ये बोलता अब मैं होगा यार, मैं वायरल, यहाँ पे बैठा हुआ कब से, मैं कितना हो गया 15 साल से नहीं कॉमेडी कर बोलते रहा तो हूँ, हैं, वो बोलते है हैं ना वो। अंदर की इंशाल्लाह जरा इंशाल्लाह जरा मसाला निकालें थोड़ा सा। इंशाल्लाह आपकी पॉडकास्ट के थ्रू वो ये बात सुनेंगे और उनको शायद एहसास हो। खैर, लेकिन ये बातें मैं कैमरे पे करने वाली नहीं है। ताबिश भाई के बारे में स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, हाँ, ताबिश भाई लोग सिर्फ वो देखते हैं, और सिर्फ ताबिश भाई के साथ नहीं है, किसी भी परफॉर्मर के साथ या किसी भी टैलेंटेड आदमी के साथ होता है, लोग फाइनल प्रोडक्ट देख रहे होते हैं कि ये आदमी देखो कितना अच्छा बोलता है और क्या करता है। ताबिश भाई जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं, ताबिश भाई जो बैठ के करोड़ों लोगों से एक टाइम पे बगैर बात कर रहे हैं, उसके पीछे उनके 25-30 साल की पूरी, मतलब पूरी कहानी है। आप भी हबीबियन है, मैं भी हबीबियन हूँ, मुझसे 4 साल सीनियर थे वो, खैर स्कूल के टाइम से तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि वो डिबेट्स वगैरह किया करते थे, और आपको पता है कि हबीब पब्लिक इज़ वेरी फेमस फॉर 2 थिंग्स स्पेसिफिकली, हॉकी और यूज्ड टू बी एंड हॉकी एंड यही ज़बान दराज़ी, डिबेटिंग, ठीक है? कि बड़े-बड़े स्पीकर्स जो हैं वो आपको उस इदारे से मिलते हैं, क्योंकि वो इदारा इतनी आपको ओपन प्लेइंग फील्ड देता है। तो उसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा नाम जो मेरा ख़्याल है, या सबसे रिकॉग्नाइजेबल नाम जो है वो आजकल, वो ताबिश भाई का है। एंड ताबिश भाई ने इतने साल डिबेट और स्पीच, और उसके बाद फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लाइफ में इतनी दफ़ा करते रहे। मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार में थे, उस टाइम पे आईबीए में उनको कॉन्वर्सेशन करनी थी, तो ताबिश भाई को वहाँ पे खड़ा कर दिया। अब वो उन्होंने कॉमेडी में भी और बातें करने में भी ऐसे हिडन किस्म के पॉइंट मारे और ये सारी चीज़ें की। तो वो ये टैलेंट अपनी जगह तो है ही, वो माशाल्लाह आप कूट-कूट के स्पोक्स भरा। पर्सन बन सकते हैं ताबिश हाशमी के, जितनी अच्छी नॉलेज नहीं यार, आपको वो है ताबिश हाशमी नहीं, इसलिए कि दोस्त हैं, दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, और इंतहाई रिस्पेक्टेबल आदमी हैं वो, और वो भी इतनी इज्जत देते हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत और मशहूर। मुझे ऐसा लगा यार उसने सॉरी वो जो वाकई बताते हैं ना कि वो आगे निकल गए थे प्लेटून से और वो अकेले चढ़ यार रहे थे, वो जब ना वो मेरे उन्होंने सामने हुआ है, मैं था उस वक्त हाँ और मैं देख रहा था एक लड़के को, हाँ हाँ और हाँ उसके बाद असलम था असलम पीटी, साहब, हाँ उसने बुलाया था कि हाँ। इधर आओ तुम वो बताना वो वाला यार वाला। हबीब पब्लिक में तो एक अलग ही मामला था ना। अच्छा, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि वो मटेरियल डेवलप कैसे हुआ। हाँ, वो एक्चुअली किसी ओपन माइक में थे हम लोग, थॉट स्पॉट के नाम से एक जगह थी, वहाँ पे हम लोग बैक स्टेज खड़े हुए थे, तो मैं और ताबिश भाई ही बात कर रहे थे, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हबीब पब्लिक में क्या होता था, परेड होती थी और ये होता था। अच्छा, मैं उस सब में बड़ा सीरियस होता था कि कैडेट कोर थी, और उसमें मतलब आई यूज्ड टू बी द प्लाटून कमांडर, और मुझे बड़ा शौक था मार्च वगैरह करने का। और ताबिश भाई जाहिर है मतलब जैसे मज़ेदार किस्म के आदमी है वो, तो उनकी पूरी स्टोरी ये है कि उन्होंने वो प्लाटून उनकी खड़ी हुई है पीछे, और मार्च चीफ करना गेस्ट शुरू किया आया है। है, एक Chief चीफ guest, गेस्ट आया हुआ, हाँ, गवर्नर से आया हुआ है, वो खड़ा हुआ है, अब वो जा रहे हैं उनके प्लेटून कमांडर को करना है, ठीक उनको है खड़ा कर दिया किसी ने कि आप प्लाटून कमांडर बने। अब ओ प्लाटून कमांडर जो होता है वो बेसिकली पूरा लीड करता हुआ लीड जा रहा है, कर फिर सलामी को वो जो चबूतरा है, जी हाँ, जी तो जी उसके वहाँ पे बाद जाके आगे आपको फिर मतलब लेफ्ट देखना होता है, और फिर और आवाज निकाल रहे थे असलम साहब कहते हैं काशन देना है, हाँ काशन आपको देना, आईज राइट, एंड मतलब द रेस्ट ऑफ द जी प्लाटून जी हाँ डज दिस। तो उस टाइम पे आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो आईज राइट कहलाता है, हाँ हाँ, आईज राइट। तो जी उन्होंने जी आवाज नहीं, मैं निकाली प्रीवियस में था तो मुझे पता है ये आवाज चीज। निकाली, अब पीछे से प्लाटून गायब, क्यों प्लाटून को रोक लिया था, अब ये नहीं रुके, तो ये आगे चले गए, उन्होंने सल्यूट अकेले करवा भी दिया। हाँ। अच्छा, और इस बिट के बारे में बाय द वे मैं बताऊं कि हम लोग जनरली ये कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, यही कॉन्वर्सेशन हमारी स्टेज
बैक स्टेज हुई थी और फिर ताबिश भाई ने यही चीज़ जाके वहाँ पे स्टेज पे कर दी और कर उसके दी। बाद फिर मतलब एक वो कॉन्वर्सेशन में से पूरा बिट निकल आया। एंड ऑफ कोर्स मतलब लाइक ज़ाहिर है देखें, परफॉर्मर वाली जो एक स्किल है ना, एक स्टेज पे कंफर्ट लेवल आपका बिल्ड हो जाता है। इट्स जस्ट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू पुट इनटू इट, राइट? और उन्होंने जितने घंटे लगाए हैं और जितनी डिफरेंट सिचुएशंस में लगाए हैं, बहुत सारा फेलियर भी होता है इसमें, कि जो बचपन में वो इस स्टेज से गुजर चुके हैं कि फेल तो होगा नहीं ना, तो वो तो दिमाग में है भी नहीं चीज़। तो जब भी माइक होगा हाथ में, जब स्टेज पे खड़े होंगे, तो बस बात करनी और लफ्ज़ों से लफ्ज़ मिलाने, ठीक है? और इट्स जस्ट प्लेइंग विद वर्ड्स। आई थिंक उसका एक तो एक्सटेम्पोर जो स्टाइल, उनका जो बोलने का स्टाइल हाँ। है, और ये भी है कि उनका कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है, I think- नॉलेज है यार, Yeah. नॉलेज है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मेयर कराची के सामने वो बैठ के अगर वो कराची का मुकदमा अगर लड़ रहे हैं, हाँ। तो नज़र आ रहा है आपको कि कराची वाला आदमी ये बात कर रहा है। नहीं, उनको तो चुप करा दिया था मेयर कराची को। हाँ, वो मेरी तो स्कूल मेयर के मेयर कराची मेरे को स्कूल के हैं, वो मेयर कराची अच्छा, बीवीएस अच्छा, के। मगर भाई वो तो हाँ, मेयर कराची बेचारे साहब को कुछ उसके पास बोलने के लिए ज़्यादा बनता नहीं है बेचारे के पास। हाँ, असल में हुआ ये है कि वो वाटर गलत बोर्ड के शो में आ चेयरमैन गए। नहीं, वाटर बोर्ड के चेयरमैन अब उनको बना दिया। पहले ये होता था सब लोग इधर-उधर कर सकते थे। अब ये कि अब हाँ, उनको बेसिकली कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है और हाँ। अब वो बेचारे हर जगह कुर्बान होते फिर रहे हैं। हालाँकि हाँ। हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं बहुत। नस्तालीक आदमी हैं। लेकिन जब शहर का 30 साल तक ये हाल किया और उसके बाद फिर एक आदमी को आगे कर दें कि यार ये रहा तुम्हारा पंचिंग बैग, तो वो तो इस सिचुएशन में और फिर आगे आप बैठे भी फिर ताबिश भाई के सामने, तो फिर वही होगा वही होगा जो जो हुआ। हुआ, हाँ। यार अच्छा ये बताओ कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस के पास से ये दौर गुजरता है कि उन्होंने सोचा हो कि यार अभी ये जो जोक मैंने करके आने वाला हूँ ना, मैं छतें गिराऊंगा, हाँ। ज़मीन फाड़ूंगा और लोग कहेंगे भाई क्या कर दिया। मैंने अपनी अम्मी को सुनाया है, वो हंसी, मैंने अपनी खाला को सुनाया है, वो हंसी, अपनी बेगम को सुनाया है, वो हंसी, सब लोग हंस रहे हैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ, वो पंच नहीं फुटा हाँ, ये ऐसा और ऐसा होता डेड है। साइलेंट है। उस होता है वक्त बिल्कुल, हाँ। क्या होता है अंदर से कि ये क्या हुआ? ये एक चीज़ है जिससे मतलब ऑफ कोर्स ये मतलब कॉमेडी का पार्ट है, हिस्सा है ये। फेलियर जो है, फेलियर हिस्सा है इसी चीज़ का। आधे से ज़्यादा लोग आर्ट्स की तरफ इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं। लेकिन आर्टिस्ट सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं, आर्टिस्ट की अगर आप बात करें तो आर्टिस्ट होना, अगर एक जुमले में मैं उसको समराइज़ करूँ, वो ये है कि हकीकत का सामना करना। हकीकत कभी-कभार बहुत भयानक भी हो सकती है, लेकिन हकीकत उतनी ही खूबसूरत भी हो सकती है। तो अब वो उस रिस्क से खेलना जो ये आर्टिस्ट का काम है, राइट? तो एक उड़ते-उड़ते सवाल आ रहा है कि जब आप रिश्ता लेके अपने ससुर जी के पास गए थे, तो आपने बताया था कि मैं कॉमेडी हाँ, करता हूँ? हाँ, वो सब वो उनको पता था। उनको पता उनको पता था, उनको पता जोक था। सुनाया था उधर? जोक सुना हाँ, लेकिन मैं मैं कहता ज़्यादा बेटा जोक सुनाना। टीचर वाला एंगल मैंने ज़्यादा थोड़ा-सा आगे रखा, अच्छा, क्योंकि मेरे ससुर जो हैं वो टीचर ट्रेनर हैं। अच्छा। टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर से आपने हो सकता है नाम सुना, अब्बास हुसैन साहब। तो ज़बरदस्त आदमी है वो। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माय बिगेस्ट इंस्पिरेशंस इन टीचिंग एज़ वेल। टीचिंग है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके अलावा बहुत सारी बातें नहीं करने के लिए। लेकिन नहीं, ये है कि हाँ, ये नहीं होता है ना कि यार जोक तो अच्छा, ये जैसे होता है ना कि अगर जैसे मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तो वो कहते थे यार कंप्यूटर से कर दो हमारा, तो हम कहते हैं यार ये कैसी बात है, तो उन्होंने कहा यार जरा जोक तो सुना दो। तो वो वाली चीज़ होती है ना कि कॉमेडियंस के साथ भी ये होता है कि बस फिलबदी आपके पास कोई ना कोई ये जोक होता होगा। इंतहाई बदतमीजी लगती है ये। भाई उनका उस्मान मजहर का इस पे बिट था कि यार वो मतलब ये अजीब सी बात है ना, ये ऐसे कि डॉक्टर आपको नजर आया, आप बोलेंगे ला यार पित्ता तो निकाल दो। और कमेडियन से बोलने ला जोक सुना दे। अबे भाई मैं तो खैर सीधा सीधा बोलता हूँ, भाई पैसे लगते हैं इस बात के, लाओ सही 1000 बात। रुपए दो अभी, उसी में सही हो जाते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा बुरी चीज पता है क्या होती है? कमेडियन को देख के लोग खुद कमेडियन बन जाते हैं। सही। ऐसे। और बातों में तुम्हें हो रहा होगा ये तुम अपने स्टैंड अप मटेरियल में डाल लेना। अरे मैं अपना मटेरियल करूंगा, आपका मटेरियल करूंगा यार। तो ये थोड़े से आई थिंक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ही है कि लोग आपको अपने जोक सुनाना शुरू कर देते और आपको होता है कि ना कर, ना कर उस्ताद भाई। ना कर। बस मजबूरी में हंसना पड़ता है। तो ये बिल्कुल होता है बहुत नहीं, बार लोग होता ये भी समझते हैं ना कि हर कोई कॉमेडियन बनता है। कॉमेडियन बनना तो क्या है, कॉमेडी हम तो यार रोज करते हैं, है। हम्म। मैं कोई बात ही नहीं है यार ये। हाँ, तो स्टेज पे खड़े होके कर लेना। नहीं ये ख़ास तौर पे जो बुजुर्गान है ना हमारे दीनो मिल्लत के, इनके साथ बड़ा मसला है। अब मुझे एक ज़माने में मुझे था कि यार मैं राइटर हूँ, मैं डॉन में लिखता हूँ। नहीं बेटा तुम असल में काम क्या करते हो? हाँ अबे तुझे लिखता नहीं लग यही रहा काम ये है, यही यही काम काम नहीं लग रहा। क्या बोला जाए बस। ये तो क्रिएटिव हाँ, चीजों में तो ये बड़ा मसला है। ये सबसे बड़ा मसला। पाकिस्तान में थोड़ा सा असल में जो कॉमेडी, सिर्फ कॉमेडी का नहीं है, कॉमेडी हो गई, थिएटर हो गई, सब आर्ट्स या इवन न्यूली क्रिएटिव चीज़ें स्टार्ट होती हैं, उसके बाद फिर जो ख़त्म हो जाती हैं, वो थोड़ा सा यही है कि नेशनल लेवल पे ना एक हमारा थोड़ा सा ये है कि
हमने चीज़ों को अपने ऊपर सवार इतना ज़्यादा किया हुआ है, तमीज़ तरीके को इतना ज़्यादा सवार किया हुआ है कि यार कोई ज़रा सा भी इधर उधर अगर हुआ तो आप उसको धुतकारना शुरू कर देंगे, डिस्करेज करना शुरू कर देंगे। तो वो तो एक चैलेंज मेरे ख्याल इस मुल्क का है ही। और जनरली दुनिया में आर्ट्स करना वैसे भी मतलब टफ काम तो होता ही है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, सच का सामना करना अगेन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। डेवलप्ड कंट्रीज में थोड़ा सा ये होता है कि लोग इन सब चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा राग़िब होते हैं, थोड़ा सा लेड बैक इस तरीके से भी होते हैं कि वो चीज़ों को एंजॉय करना जानते हैं। हम अब एक ऐसी जगह पे रहते हैं कि यार जहाँ पे मुसलसल हम नेगेटिव चीज़ें ही यार सुनते बहुत अच्छी रहते बात। हैं, सियासत हो रही है, हम्म। कोई मर रहा है, मतलब हमारे यहाँ तो एक पॉइंट तो ये भी रहा है भाई, जब ये टारगेट किलिंग वगैरह पीक पे थी कि यार आज तो अच्छा दिन है, आज सिर्फ 12 लाशें गिरी हैं। जिस जगह पे, सॉरी थोड़ा ज़्यादा संजीदा उसमें जाएगी, लेकिन ये मौका भी रहा है, ये टाइम सबने देखा है कि जहाँ पे इतनी किलिंग वगैरह हो रही है, उसमें हम इस चीज़ पे शुक्र अदा करते हैं कि यार उतनी नहीं हुई जितनी कल थी। तो जब इस लेवल पे अगर हम हों और हम एक्सपेक्टेशन अगर इतनी ऊंची रखते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा एक तरह से हम लोगों ने जीना सीख लिया ना, हमें वो मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, ये लाशें गिर रही थी और हमारी जिंदगी ऐसी चलती रहती थी, कोई और वैसे इसके वैसे ही लिए ही, नहीं। और हमने अभी एक भी है। लफ्ज रखा जो कि बहुत ही बुरा लफ्ज है, रेजिलियंस। तुम्हें मेरी रेजिलियंस देखनी, मेरे साथ गाड़ी में बैठो, जब मैं टूटी फूटी सड़कों पे जा रहा हूँ मेरे साथ गाड़ी में बैठो, जितनी गालियां, जितनी क्रिएटिव गालियां आपको सुनाई देंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने रेजिलियंट आप आदमी हैं। यूनिवर्सिटी रोड चले जाएं, जी उसके जी बाद जी तो फिर बिल्कुल। आपके जो यूनिवर्सिटी अल्फाज रोड क्या, अब तो आप डीएचए में घूमे ना, आप हाँ। डीएचए देख लें, एलीट तरीन इलाका, आई डोंट नो पूरे मुल्क का है या नहीं, कराची का तो एलीट तरीन इलाका है यार, क्या हाल कर दिया है ये जी। बारिशों में क्या हुआ, वो जो ड्रेन बना था वो कुछ अच्छा, हुआ था? ड्रेन की फिलॉसफी है पीछे, अच्छा, ड्रेन की फिलॉसफी है, ड्रेन में डीएचओ वालों ने सोचा कि ड्रेन हम लोग बनाते हैं, मसला क्या है, उन्होंने ये नहीं देखा, मसला क्या था कि पानी जा नहीं रहा कहीं, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने देखा कि यार मसला ये है कि लोगों को पानी नजर आ रहा है, नजर नहीं, इशू क्या है, आप समझ नहीं रहे, इशू क्या है, पानी जाना नहीं चाहिए, पानी नजर नहीं आना नजर नहीं आ चाहिए। रहा है। हाँ तो हम करते क्या है, पानी यूं खड़ा होता है ना, तो नीचे डब्बे बना देते हैं, हाँ सही है। पानी नीचे चला जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा, हाँ, है वहीं वही। उसमें से सड़ान भी निकल रही होगी, बदबुएं भी आ रही होंगी, और उसके बाद फिर आपको दिखाने के लिए पंप भी लगा देंगे हम उस पे, जबकि इशू ये है क्या है कि जनाब ड्रेनेज जहाँ पे निकासी का। निकलना है वहां पे आपने बिल्डिंग खड़ी की हुई है और पानी कहीं जा नहीं सकता, दैट्स एज सिंपल एज दैट, कि वो 2 बिल्डिंगें हटा दो तो पानी चला जाए, नहीं वो तो नहीं हटा सकते, वो नहीं ना, हटा वो नहीं हटा सकते। तो ये- उसमें वो यही किया कि उन्होंने नीचे डब्बे बनाए, अब डब्बे जो हैं, अब जाहिर है कि मतलब नीचे सड़क खोखली हो चुकी है, नालियों में पानी, आपके मतलब पाइप्स वगैरह में तो पानी नहीं आ रहा, तो अब सही है। आपको चाहिए टैंकर। अब उन्हीं सड़कों के ऊपर ये हजारों टन के टैंकर्स रोज के हिसाब से घूमते हैं और वो सड़क बैठ जाती है। अब आप जाएं डिफेंस में किसी भी जगह चले जाएं यार, मतलब आपकी आपकी सड़क पे जब गाड़ी चलती है या मोटरवे वगैरह टाइप की जगह पे, अच्छी जगह पे गाड़ी आप चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी से आवाज आती है, इस टाइप का होता है, या ज्यादा चलें लाउड गाड़ी होगी तो हाँ करके आवाज आएगी, लेकिन एक कांस्टेंट आवाज आ रही होगी। डिफेंस में ऐसा नहीं होता, जब आ जाता है गड़ 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 गड़, दौड़ दौड़, ये होता रहता है, और उसके बाद फिर सिग्नल पे गाड़ी रुक जाए, साउंड्स ऑफ कराची। यार तो मैं अभी एक सवाल करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा एजुकेशन की तरफ। ठीक है यार, ओके चलते। मुझे ये बताओ कि एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, जैसे आपने भी बात की नटालिया बहुत अच्छी। नटालिया, आपने तो भाई फुल हाँ, अंग्रेज बना हाँ, दिया। मैं ये कह इसका रहा हूँ, ये क्या नाम किसकी है? बात हो रही है? नतालिया। नतालिया। नतालिया सही है। नटालिया, कोई नटालिया, कोई हाँ यार नटालिया, चलो यार, नतालिया बहुत अच्छी डीजे, बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडियन, एक अच्छी आर्टिस्ट, उसके जोक्स भी अच्छे, मजा आया। यानी ये नतालिया जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रही है बहुत अरसे से, मुझे अच्छा, वैसे याद मुझे है कभी हंसी नहीं आई, आई विल बी वेरी यार, ऑनेस्ट। मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता, मुझे- यही होते हैं सब्जेक्टिव वाली मुझे चीज होती है। नतालिया एज नो कमेंट्स। नो नहीं अच्छा, इसमें अच्छा एक चीज बिफोर वी गो टू योर थिंग, ये पॉइंट आ ही गए, हमने भी बड़ा इस चीज से स्ट्रगल किया है कि हमें कोई आदमी अगर पसंद नहीं आ रहा, हमें अगर कोई फनी नहीं लग रहा, तो हम बोलते थे ये साला कमेडियन है ही नहीं, इसको तो आता ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर ये हो कि भाई कुछ लोग तो हंस रहे हैं उस पर, और जो लोग हंस रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, राइट। इसी तरीके से हम भी अगर किसी की बात करें, मिसाल के तौर पे ताबिश भाई हमें अगर जनरली पसंद है, हो बहुत सारे सर्कल्स हैं जिनमें वो नहीं पसंद किए जाते। अब चक्कर ये है कि भाई अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा, मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे ये बात सिखाई थी वैसे एक्चुअली, कि भाई अगर नहीं पसंद आ रहा तो आपका टेस्ट और उसका टेस्ट अलग है ना, दैट डजंट मीन कोई एब्सोल्यूट थोड़ी है कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है। हाँ, ये कोई फैसला बिल्कुल। नहीं कर सकता, या मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई जुडिशरी बैठी हो जो फैसला करेगी या आपको डिग्री सनद देगी, आप कमेडियन है, आप कमेडियन नहीं है। तो वो वाली एक चीज़ है जिससे आई थिंक हम अभी भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ से।
खास तौर से मतलब लाइक जो न्यूअर जनरेशन ऑफ कॉमेडियंस है, जाहिर है जो नया आदमी होता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ही सीखता है अपने चीज़ों से। लेकिन ये एक थोड़ा सा हमें इस मेंटालिटी से निकलने की ज़रूरत है, नॉट जस्ट इन कॉमेडी, अबाउट एवरीथिंग। क्या जो मुझे काम आ रहा है ना वो सही है, या जो मुझे पसंद आ रहा है वही सही है, वो सही है। बाकी सब फजूल है, सब यूजलेस है। तो ऐसा तो नहीं तो होता ना। जैसे अपने Anyway, नतालिया का जो नतालिया की मैंने नतालिया की देखा, बात कर रहे थे। नतालिया की बात या, कर या। रहा था यहाँ से, Erasmus Mundus। यार वो नहीं, इसके ऊपर एक आया, ये बैठे में शादी में ना, ठीक है, अब इसने बैठे बैठे कहा कि यार मैंने कल एक लाइन पढ़ी है, मैं बताता हूँ, ब्रेविटी इज द विट ऑफ द सोल, समथिंग समथिंग। अबे नहीं, ब्रेविटी इज विट। ब्रेविटी इज विट, ठीक आपने है। ब्रेविटी खत्म कर दी उसमें। अच्छा, पर मैंने कहा एक मिनट, मैंने निकाला मोबाइल, मैंने कहा पहले देखो तो सही ब्रेविटी क्या मतलब क्या? इसने मेरे मोबाइल देखा, इसने कहा इरास्मस मुंडस। यार अच्छा चलो बैक टू द थिंग। मुझे याद है मैं इरास्मस मंडस करके आए हो आप। तो यार अब जैसे उसने किया, नतालिया ने की कॉमेडी, और उसने एक बड़ा अच्छा जोक था, मुझे सही लगा, ठीक है, और एक कम्युनिटी के ऊपर किया, और वो कम्युनिटी आ गई कि बस ये आपने एक बहुत हालांकि बड़ी इतनी तौहीन ऑफेंसिव बात थी भी नहीं। थी, हाँ वो नहीं थी जिसपे उसको कोई बोला गया। तौहीन नहीं की, बस एक जोक था यार। वो जोक के अंदर आप किसी पे भी कर दें, लूज टॉक पे मोइन अख्तर ने हर कम्युनिटी का कैरेक्टर प्ले किया है, लिया जोक, अपनी जो उर्दू स्पीकर थे दोनों, उन्होंने उर्दू स्पीकर का कैरेक्टर भी बनाया, हर चीज़ बनाई। लेकिन क्या एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन आज आपको किसी चीज़ पे ऐसा डर लगता है कि यार मैं अगर किसी एक स्केच बना दूं, ठीक है, उसमें पंच अप पंच डाउन नहीं है, लेकिन एक कम्युनिटी का एक आदमी है, वो ऐसे सोचता है, वो सिंध गवर्नमेंट के एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर लगा हुआ है, उसके दिमाग, उसका चलना फिरने बोलने का स्टाइल ये होगा। लेकिन जैसे ही ये मैंने किया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जिस तरह के रिएक्शन नतालिया पे आया था वैसे ही मेरे पास आ जाए, तो मैं फ़ौरन पीछे हट जाऊँ। क्या ये आती है थॉट? यार ये तो मुसलसल एक रिस्क है। ये तो पाकिस्तान में रहने का सबसे बड़ा रिस्क ही है कि आप खुल के कोई किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। जैसे कुछ चीज़ें तो कंप्लीट नो गो एरियाज है ना, कि रिलीजन पे या इवन रिलीजियस लोगों पे भी अगर मजाक किया जाए तो उसको लोग, अब आप किसी रिलीजियस आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई वो हैं तो रिलीजियस लेकिन इस टाइप के आदमी है, लेकिन उस पर होगा कि नहीं आप इस्लाम का मजाक। अबे नहीं, इस्लाम का मजाक उड़ा रहा, क्या हो गया भाई? मैंने एक बिट किया था कि भाई वो मैं एक पार्टी में गया था दादू में, और उसमें ये था कि मतलब हमारे वडेरे साहब हैं एक जो हमारे पड़ोस में रहते थे, तो उन्होंने अपने मुलाजिम को भेजा, और वो ये था कि मतलब अच्छा भाई सैयद अगर आ जाए एक पार्टी में तो बरकत हो जाए। तो इसके ऊपर मैंने जोक लिखा था, वो इंस्टाग्राम पे लगाया, और नहीं सिंधियों का मजाक उड़ा, नहीं उड़ा रहा भाई, नहीं उड़ा, क्या पार्टी नहीं होती? और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंधी ही पार्टी करते, पूरी दुनिया करती, राइट? लेकिन लोगों के होते हैं सेंटिमेंट्स। और दूसरे ये कि जो सोशल मीडिया है, अब भाई हर आदमी के हाथ में कीबोर्ड है, और आजकल के दौर में हर आदमी का ओपिनियन मैटर करता है, तो और एक्सप्रेस करने का इख्तियार भी रखते हैं लोग, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है ये थ्रेट तो रहता है। अच्छा, नतालिया के ऊपर पर्टिकुलरली जो है वो एक एडिशनल चीज़ ये थी कि वो खातून भी है, तो मैं ये चीज़ मैंने खुद तो बहुत अच्छे से मतलब काफ़ी तफसील से एक्चुअली ऑब्जर्व की। मुझे पर्सनली कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा वो मतलब मुझे इतनी हंसी नहीं आई थी उस बिट पे, और अक्सर लोग होंगे जिनको ज़्यादा हंसी नहीं आई होगी, लेकिन उसमें कोई ऑफेंसिव बात ऐसा थी नहीं। लेकिन वो एक तो ऑफेंसिव उसको बना दिया गया, हालांकि अच्छा, और उसमें कहा गया मतलब सिंधी बोलने वाले लोग उस पर ऑफेंड हो रहे थे, हालांकि नतालिया खुद सिंधी है, और वो सिंधी होते हुए उन्होंने ऐसा जोक किया था जिसके ऊपर इतना रिएक्शन की ज़रूरत थी नहीं। अब उसके ऊपर जनाब वो डेथ थ्रेट्स, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या गलीज गलीज बातें की गई हैं। एक तो यहाँ पे होता ही है ना कि आप एक गलत बात करते हैं तो, या एक कोई गलती से भी आपकी निकल जाए तो इंसान तो, क्योंकि आप है नहीं ना, यहाँ पे गलती तो कोई करता नहीं है, राइट? अब दूसरा ही करता है, मैं खुद नहीं करता, दूसरा करता है हमेशा गलती। अब उसके ऊपर जनाब वो माँ बहन और पूरी नस्ल और उनके हाँ, नहीं ये वो इसका नाम खराब कर दिया और सैयद का खराब कर दिया और फलाने का और धमाका। भाई आप हो कौन? आप बैठे हुए एक परचून की दुकान पे चला भी नहीं रहे हो, खुद बैठे हुए पान खा रहे हो, और वहां पे आप बोल रहे हो नहीं हमारी जो नस्ल है हमारी हमारे आबाओ अजदाद तुम्हारे आबाओ, तुम क्या कर रहे हो? तो सबसे बड़ी इंसल्ट तो तुम खुद हो अपने आबाओ अजदाद पे कि अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, कि लेकिन तुमको ये मिल रहा है। तो ये अननेसेसरीली ज़्यादा रिएक्शन एक उनके खातून होने की भी वजह से कुछ ज़्यादा ही था ये, और ये फैक्ट है जो मैंने ऑब्जर्व भी की। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा फेस हर कोई ही करता है, माइनॉरिटीज़ के साथ और ख़वातीन के साथ जो होता है, तो उस सेंस में था। लेकिन ये रिस्क बहरहाल, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये रिस्क तो बहरहाल रहता है कि आपके जोक से कोई ना कोई तो ऑफेंड हो गई,
ऑफेंड नहीं भी होगा तो आपके अच्छा भला आपका जोक होगा, आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत होगी, उसके ऊपर कोई लिख के चला जाएगा। नहीं, और हंसी क्यों नहीं आ हँसना रही? कहाँ था? हाँ। हँसना कहाँ था? हंसना कहाँ नहीं, था? क्यों नहीं हो आजकल पता क्या नया है? हाँ। क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? अब क्यों ये नहीं हो रही अच्छा, comedy? अब मज़े की बात ये है कि चलें आप कमेंट अगर कर रहे हो तो आपकी अपनी ओरिजिनैलिटी भी हो ना तो समझ में आती है बात। हाँ। कि चलो आपने कोई ऐसी बात की व्हिच इज़ काउंटरिंग द थिंग दैट आई एम डूइंग, राइट? कि आप कोई इतनी बड़ी हस्ती हैं कि आप मेरे ऊपर ऐसा पॉइंट मार सकते हैं कि जनाब आपकी बात सुनी जाए। क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? वो एक वीडियो है एक आदमी की, वो बेसिकली होता क्या है कि कोई रील चलेगी जिसमें कोई चीज़ बनते हुए दिखा रहे हैं, मतलब लाइक वो पूरा 1 डेढ़ मिनट का होगा और फिर अचानक जब उसका बिल्कुल पीक आएगा ना, तो उस टाइम पे उसकी शक्ल आ जाती है बंदे की। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही? ये सब क्या देख रहे हो? पढ़ाई करो। वो वैसे बड़ा बड़ा फनी है। अब उसको देख के होता है, अच्छा क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? वाह यार, बड़ी ज़बरदस्त। मैंने भी एक रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी, उस पे किसी ने लिखा क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? मैंने कहा हो रही थी, फिर आप आ गए तो अब ज़रा रुक गई है। तो वो ये है कि मतलब हर किसी के हाथ में भाई कीबोर्ड वॉरियर सब लोग बने हुए हैं और यही कीबोर्ड वॉरियर वाला ही हिसाब किताब है कि चूंकि मेरे पास ये ताकत है कि मैं किसी के भी काम पे के चला जाऊं, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, लिहाजा लोग किया करते हैं। तो मोस्टली यार मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है, कोई कंट्रोवर्शियल करना है मुझे, है ना? सॉरी, बहुत अच्छा चल रहा है तो अच्छा, अभी मैंने तो कोई कंट्रोवर्सी आई नहीं? नहीं आई अभी तक। अच्छा, अब करना है शर्ट अभी। वर्ट तो नहीं उतारनी मुझे? नहीं नहीं, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी है। अरे अरे पैंट भी उससे बड़ी बॉस, उससे बड़ी। ओके चलो ना सस्पेंस क्रिएट करूंगा हाँ, मैं। कर दिया, हो गया 3, already। 2, 1। अनवर मकसूद कैसे राइटर हैं? अनवर मकसूद कैसे राइटर हैं? यार अनवर मकसूद साहब अच्छे राइटर हैं और अच्छे राइटर थे भी, बहुत अच्छे। ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली चीज़ है, आई थिंक ये है कि वो जो राइटर हैं वो इस दौर के राइटर चूंकि नहीं हैं, तो एक वो डिसोनेंस एक पाई जाती है। और जिसमें जाहिर है कि वो जो जोक्स वगैरह लिख रहे हैं वो तो जितना बड़ा उनका करियर है और जितना ग्लोरीफाइड करियर है उसके हवाले से वो चीज़ें लिखते हैं। अब वो चीज़ें आजकल नहीं चलती, वो एक अलग बात है। नहीं, लेकिन क्या उनके ऊपर ये एतराज़ करना जायज़ है कि यार कि उन्होंने एक बनाया आर्ट, जिसमें मुझे बहुत फ़नी लगा वैसे बाय द वे, कि एक बंगाली प्लेयर बनाया, सही है? बंगाली प्लेयर नहीं जीतेगा, ठीक है? हम कुछ भी कर लो, नहीं जीतेगा। फ़नी, बहुत अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ से जो तनकीद है, आप जानते हैं किसकी तरफ से, वो भी उसमें भी जामे बात है कि यार के वही पंच अप पंच डाउन, कि एक आदमी को ब्लैक फेस करके, एक ब्लैक स्किन यहाँ पे करके, और उसके सिर्फ और सिर्फ ज़बान की बुनियाद आप ह्यूमर डाल रहे हो, ये प्रिंसिपली गलत ह्यूमर है। डू यू एग्री विद इट और नॉट? यार भाई देखें, चक्कर ये है कि ये एक ऐसा रजिस्टर है कि अगर खोला जाए ना तो फिर इसकी जद में सभी लोग आ जाते हैं। इवन दोस्त जो इतराज़ कर भी रहे हैं उनके अपने काम के को भी फिर खोल के देखना चाहिए, क्या चीज़ अप्रोप्रिएट रही, क्या चीज़ नहीं रही है। फिर उसके वैसे ऊपर उनका इतना काम बड़ा है कि उनको देखा जाए बहुत बहुत ही छोटा सा काम है जो तंकीद जितना भी हो, मतलब मैं अगेन मैं इस चीज़ का कायल हूँ, आपको नहीं पसंद आ रही तो आप बंद कर दें यार, मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। जो उन्होंने बाज़ चीज़ें जो अली अली अफ़ज़ल नाम है ना? अफ़ज़ल नाम है, अली अफ़ज़ाल नाम है, जो जिन साहब ने तनकीद की है। शहजाद ने की नहीं, थी, नहीं, शहजाद ने और तो की है, जो वो दाढ़ी वाले साहब जो नाम बहुत है? ज़्यादा तनकीद अदील कर अदील 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 साहब साहब हैं। जी जी अदील जी अफ़ज़ल करके नाम है, क्या नाम जी है? जी, वो जो मुझे मोनोलॉग्स कर रहे होते हैं हाँ। बड़े। अच्छा, उनके कुछ एतराज़ जो हैं वो तो उन्होंने थोड़े से जायज़ इस तरीके से किए हैं, मिसाल के तौर पे कि भाई जब अच्छा आदमी अगर होगा तो वो हमेशा वो उर्दू बोलने वाला, वही सलीस लहजे वाला, वही, तो वो एक चीज़ तो है, बहरहाल नज़र आती है वो। इट्स वेरी ब्लेटेंट, उससे तो आप एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसकी बेसिस पे उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी के काम को रिजेक्ट कर देना ये थोड़ी-सी ज़्यादती वाली बात है। ऐसा ज़रूर है कि उनके ज़माने में, जिस ज़माने से वो लिखते चले आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल समझी जाती थी या एटलीस्ट काबिल एतराज़ नहीं समझी जाती थी, ऐसे कह लें। एक्सेप्टेबल हो या ना हो, काबिल एतराज़ ज़रूर समझी जाती थी। बंगालियों के हवाले से मिसाल के तौर पे बांग्लादेश की जो सेपरेशन हुई थी, उसमें सबसे बुनियादी बात ही उसकी ये थी कि जनाब बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तानी से लिंक्ड, बंगालियों से लिंक्ड जितनी भी चीज़ें हैं, उसको सबको आपने स्लर बना दिया। टके-टके पे बिकने वाला, मिसाल के तौर पे। अब टका क्या है? टका उनकी करेंसी है। तो उन्हीं की करेंसी को पर्टिकुलरली आपने क्यों कहा? सही है? तो उसमें बहुत सारा हेट्रेड ज़रूर शामिल है। पाकिस्तान में बंगालियों को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, रेसिज़्म हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। किस हद तक होता है कि मतलब वो फलाना पंजाबी है, फलाना सिंधी है, ये महाजिर है और ये है और वो है। रेशियल बुनियाद पे चीज़ें होती हैं, वो एड्रेस नहीं की जाती। अब ये एड्रेस की जा रही हैं तो उसमें जो जायज़ बात है उसको भी ये कहा जाता है कि चूंकि अनवर मकसूद के बारे में कहे, भाई पहली बात ये, अनवर मकसूद साहब इंसान है, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि जनाब कि वो कहीं आसमान से नाजिल हुए और वो काबिल तनकीद नहीं है।
तो ये चीज़ तो इसमें से निकाल देंगे, काबिल तनकीद नहीं है, तनकीद ज़रूर की जा सकती है और तनकीद का हक़ मौजूद है, और वो एविडेंस के साथ जो बात कर रहा है आदमी, वो एविडेंस के साथ मौजूद है अपनी जगह। हाँ, बदतमीज़ी का अंसर ना हो कि मतलब एक आदमी का करियर तबाह करने के लिए आप उसके पीछे लग जाएँ, तो वो एक अलग अलग एंगल है। लेकिन ये जो एतराज़ है, मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल सही एतराज़ है कि उनके प्लेज़ वगैरह में भी अगर आप देखें तो यही चीज़ होती है कि हमेशा मतलब जो उर्दू बोलने वाला है वो अच्छे उसमें होगा, जो जो कोई पुलिस वाला होगा वो हमेशा कोई पंजाबी होगा या करप्ट होगा या इस तरीके से कर रहा होगा, सिंधी है तो उसके कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें शामिल होंगी, पठान है। मिसाल के तौर पे एक एक जो मज़ाक हम लोग बचपन से नहीं इतने करते चले आ जोक्स तो रहे, हम लोग करते आए हैं। नौनिहाल में नहीं होता था कि पठानों के मिसाल के तौर पे बेवकूफ़ होने पे, हालाँकि अ फ्यू ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आई हैव मेट आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेस, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंस स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं ना बन लोगों जाते में। हैं, और हालाँकि मतलब अक्लमंदी का ताल्लुक आपकी रेस से थोड़ी है, आपके रंग से थोड़ी है भाई। आपको अगर मिसाल के, तो अगर आपका स्टैंडर्ड ये है कि नहीं जो महाजिर है वो इंटेलेक्ट के हाईएस्ट लेवल पे होगा, जाइए आप लालू खेत में जाके देख लीजिए, और उससे ज़्यादा डीप आप जाते रहिए, आपको नज़र आ जाएगा कि इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है महाजिरों का, क्या होता था और अब क्या है। तो इसका रेस से तो कोई ताल्लुक है नहीं ना। लेकिन अगर आपने उसी को स्टीरियोटाइप बना रहे हैं, अच्छा ये ज़रूर है कि ज़िम्मेदारी का एहसास इस तरह होना चाहिए कि अगर आप इतना आपका इन्फ्लुएंस है जितना अनवर मकसूद साहब का है, उनका, और राइटिंग वगैरह के हिसाब से, चूँकि इतना बड़ा उनका करियर है और अच्छा खासा सक्सेसफुल करियर है, मतलब मुल्क के मायनाज़ तरीन राइटर्स में से हैं वो। लेकिन उनके ऊपर उनको इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन अब ज़ाहिर है कि मतलब इस एज में अब आदमी क्या समझेगा, क्या किस तरीके से समझाई जाए या कम्युनिकेट की जाए। मेरा ख़्याल है तनकीद लेकिन हो सकती है। तनकीद को इतना पर्सनली नहीं ले लेना चाहिए भाई, कि अनवर मकसूद साहब की कोई ज़ात पे अटैक हो गया। ज़ात पे अटैक नहीं है, उनके काम पे सीधी-सीधी बात हो रही है कि आपके काम में ये चीज़ नज़र आ रही है। तो उसको सिर्फ पॉइंट आउट कर देना। ये आपने अभी मुहाजिरों वाली जो बात की थी ना, तो जॉन एलिया साहब से किसी ने पूछा कि मुहाजिरों के 3 बड़े नाम बताएं। उन्होंने कहा मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली और कामरान माधुरी। यही है। तो यहाँ पे यार यार अनवर मकसूद साहब पे एक वो हम्म, चीज़ है कि मतलब अगर थोड़ा एतराज़ वाली पर्टिकुलरली बात की जाए, अब मुझे एक चीज़ मिसाल के तौर पे ये लगती है, जो ज़्यादा सोचने का जो मकाम है, मसला ये है कि वो है ना कि एक आपने शायद वो सेइंग सुनी हो कि छोटे लोग जो है ना वो अफराद के बारे में बात करते हैं। तो हमारे मुल्क का पूरा मसला ये है कि हम अफराद के बारे में इतनी बातें किया करते हैं, बजाय इसके कि आइडियाज़ के आइडियाज़ बारे के में, बारे में। इमेजिनेशन के बारे में बात की जाए। तो अनवर मकसूद साहब पे अगर एतराज़ वाली बात है, तो मुझे थोड़ा-सा मुझे जो एतराज़ कह लें या शिकायत कहें या वो अफ़सोस कह लीजिए इस बात पे, क्योंकि ज़ाहिर है मतलब एक वो बुज़ुर्ग तो अपनी जगह हैं ही, प्लस ये कि मतलब जितना बड़ा उनका करियर है, जितने बड़े राइटर हैं, मुझे ये अफ़सोस ज़रूर होता है कि एक इंस्टीट्यूशन पूरा वो बना सकते थे राइटिंग का, और उनके पास वसाइल भी थे, उनके पास मतलब ना ऐसा था कि कोई पैसे की कमी है या जगह की कमी कमी हो या सपोर्ट की कमी हो या उनकी बात ना सुनते हो लोग, ये सब मसाइल उनके नहीं थे। मेरा ये ज़रूर है कि उनको इदारे के लेवल पे ज़रूर काम करना चाहिए था कि अच्छा भाई ठीक है, अब मेरा काम एज अ राइटर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब ये डिस्कनेक्ट भी है ना कि दौर के हिसाब से एक डिस्कनेक्ट भी है। वो इस वजह से भी है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमेरिटस बना दिया जाता है कि अब आप पढ़ाएंगे नहीं, यू कैन कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स नाउ, लेकिन आप हमारे लिए इतने काबिल एहतराम आदमी हैं और इतने इंपॉर्टेंट आदमी कि अब आप प्रोफेसर एमेरिटस हैं, कि आपको हमने सिर्फ उस चीज़ पे रखा हुआ है कि यार मतलब हमारे लिए एजाज़ की बात है कि ये साहब हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, राइट। तो इस मुल्क का वैसे ही जनरली मसला है कि बुढ़े लोग जो है ना चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं। अब 70 साल से ऊपर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब मुल्क में 75% आबादी जो है वो 30 साल से भी कम उम्र की है। उस हिसाब से तो हम लोग भी बुढ़े हैं, राइट। लेकिन वो ये है कि नहीं, सीट पकड़ के बैठे रहेंगे, अगले आदमी यार को आने ही कितनी नहीं अहम देना। बात, तो वो ये कितनी वाली अहम एक बात चीज़ है कि मुझे जो अफसोस उस चीज़ पे होता है, मैं एतराज़ नहीं कर रहा पर्टिकुलरली। अल्लाह करे कि अगर ये सुन के वो अभी भी स्टार्ट कर दें तो अभी भी मौका है कि उनकी ज़िंदगी में अगर ये हो सके। जैसे यार ज़िया मुहिद्दीन साहब ने नापा की बुनियाद रखी, वो अलग बात है कि उसके हालात क्या चल रहे हैं, उससे कतई नज़र, लेकिन एक इदारे की बुनियाद रख देना कि अच्छा भाई ठीक है, मेरे नाम से मंसूब जो जितनी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं वो अब मैं नई नस्ल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और अब यहाँ इस इदारे से अगर 10% ऑफ अनवर मकसूद अगर 5 लोग भी निकल आए, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएँ हम। अच्छा ये बताएं, नापा से कितने लोग निकले हैं? आप कह रहे हैं ज़ियामुद्दीन साहब हाँ। ने रखी थी, तो अगर वही एज एन इंस्टीट्यूशन हम देखें, तो आप कह रहे हैं अनवर मकसूद साहब ने कोई काम उस तरह से नहीं किया, तो कैन यू नेम पीपल हु हैव यू नो इमर्ज फ्रॉम नापा? यार थिएटर की दुनिया में तो हैं, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल हैं। फवाद साहब हैं, मीसम, फवाद साहब का पूरा नाम नहीं याद। हाँ, फवाद खान, मीसम मीसम, हैं, फवाद खान तो हाँ। सुनील शंकर साहब हैं, आजकल तो पाकिस्तान में नहीं, आई थिंक वो वापस भी आएंगे।
आने का कुछ शायद सोच रहे हैं, सुनने में आया कि आ रहे हैं वापस। हमारे एक दोस्त हैं जो कॉमेडी में भी हैं, अब्दुल रहमान, ही इज़ ऑल्सो टीचिंग एट आर्ट्स काउंसिल, थिएटर में की फैकल्टी में वो। और बाकी नापा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको अब इंडस्ट्री एक्नॉलेज कर रही है। इट हैज़ टेकन अ वाइल, लेकिन यार आ तो रहा है ना। देखें, इदारा जो बना दिया जाता है ना, मसला यही है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ों को किया नहीं जाता है। अब यही स्टैंड अप कॉमेडी है, इसमें मिसाल के तौर पे चले स्टार्टिंग का मैंने आपको बताया कि चले उसमें अकबर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन है, और मैं भी मतलब मुसलसल जो मुझसे मदद मांगने के लिए आए, वो उसको मैं मदद कर देता हूँ। लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज करने की अगर बात की जाए, तो मैं नतालिया को जो क्रेडिट उस चीज़ का खास तौर से दे रहा हूँ, वो इस चीज़ से, इस वजह से दे रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनलाइज किया आपने एक चीज़ को। आपके इंस्टीट्यूशन से इंस्पायर हो के दूसरे लोग ये काम करना शुरू करते हैं कि जहाँ पे दूसरे लोगों के लिए रास्ते खोलें। ये ज़रूरी बात ये है। पॉडकास्ट करने को मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग पॉडकास्ट करते हैं, राइट? लेकिन अगर सिर्फ उसका मकसद यही है कि हम 3 लोग बैठ के बात कर लेंगे, अब यार वैसे गप लड़ाते हैं, इसको ज़रा बना के हम यूट्यूब पर डाल देंगे, थोड़े से हमें व्यूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे, सही है। इंस्टीट्यूशनलाइज करें ना एक चीज़ को, कि जो बात हो रही है, काम की बात तो हो। आपका जो क्राफ्ट है, जो आपकी स्किल है, वो तो आपने चलें दिखा दी। जैसे इवन कॉमेडी के साथ है, शुरू में ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बात हो रही थी कि आई गॉट इनटू कॉमेडी, इम्प्रोव में अभी भी कर रहा हूँ, स्टैंड अप से थोड़ा मेरा रिश्ता थोड़ा सा ख़त्म हो गया तकरीबन, दोबारा आ जाएगा। लेकिन ये है कि मतलब वो मैं अपना साइड पे करता रहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा जो असल काम है, जो मैं कॉमेडी को इस्तेमाल करता हूँ, वो अपनी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। चैनल का मैं आपको बता रहा था, भिन्न फिजिक के नाम से मेरा चैनल है। तो उसमें यही है कि भाई मैं एज एन एजुकेशनिस्ट मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि करिकुलम जो है, या स्कूलिंग, या मतलब तालीम, लर्निंग में और एजुकेशन में क्या फ़र्क है। कि एजुकेशन में करिकुलम आपका फिक्स होना चाहिए, सिलेबस फिक्स होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए। इसके ऊपर आपने इतना उसको जकड़ के रखा हुआ है कि आदमी अब एजुकेशन ही हो रही है, उसकी लर्निंग नहीं हो रही। अच्छा, और लर्निंग क्या है, जिसको मैं देखता हूँ कि मुझे फिजिक्स क्यों पसंद है, मिसाल के तौर पर फिजिक्स मुझे इसलिए पसंद है कि फिजिक्स मेरे लिए एक एक ओशन है, जिसको मतलब एक समंदर है, जिसमें मैं कभी गोता लगाता हूँ, यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ मिलती है मुझे, कभी वहाँ गोता लगाता हूँ, कभी क्वांटम फिजिक्स में घुसूंगा तो वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें, पूरी एक कायनात खुली हुई निकलेगी। म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, क्लासिकल सिंगिंग वगैरह भी मैं करता हूँ, राग शाग बहुत पसंद है, और मुझे लगता भी है कि मतलब क्वांटम फिजिक्स और इसका ना बड़ा आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इसमें घुस गए, कभी आप एस्ट्रोनॉमी में घुस गए, कभी आपने उसके स्टडी ऑफ लाइफ में अगर आप घुस गए, तो लर्निंग तो ये है कि जो एक एन्जॉयबल प्रोसेस हो। हमारा लेकिन ताल्लुक लर्निंग से है ही नहीं। हमारा ताल्लुक तो इससे है, बस ठीक है, ग्रेड लेना है, नौकरी करनी है, नोट छापना है, और हाँ। बस नहीं, अब ये मुझे काम तो ये बताओ कि यहाँ जैसे अभी मैं पढ़ा मैं, और उसके बाद वो तमाम चीज़ें, और फिज़िक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कभी पास होके नहीं दिया। है। ओ लेवल्स में यू आया था। बड़ा खुशकिस्मत ओह माय गॉड। अच्छा, अब इसके बाद तुम यार, अब जब मैं फिज़िक्स देखता हूँ, यूट्यूब के ऊपर चीज़ें देखी, और यही चीज़ होती है कि यार वाओ! ठीक है, वो नेहरू की किताब पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके उसने कहा कि यार क्वांटम फिज़िक्स आ गई है, अब आप देखें 100 साल में दुनिया कैसे चेंज होगी। बिल्कुल वही हुआ। ऐसी या वो एक कि प्रोफेसर साहब थे, वो बॉल को फेंकते हाँ, हैं और वो आती है और हाँ, यहाँ पे वॉल्टर आगे नहीं, वॉल्टर लेवन, वॉल्टर जी जी लेवन। जी जी। यार तो वो तो लगता था कि भाई मतलब वो ऐसा होता था कि क्या कहना चाहिए, रिलीजियस लेवल पे एक हाँ, डिवाइन नॉलेज किसी तरीके के, ये इसको पढ़ा नहीं पता रहा है, हाँ ये पढ़ा नहीं रहा मुझे, ये या, मुझे ऊपर से कोई मतलब जो नॉलेज की सोर्स है ना, उससे मुझे कनेक्ट कर रहा है अब ये फिज़िक्स और ये। केमिस्ट्री, ये जो आपके साइंसेज़ हैं, मेरे लिए ये एक जिन भूत कि यार हम्म, ये कोई फ़ारसी में बात हो रही है, चाइनीज़ में हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तौबा! सोशल साइंसेज़ समझ में आई, ये नहीं आया। एज़ अ टीचर आप फिज़िक्स पढ़ाते हैं, किस तरीके से, जैसे एक आदमी जिसका शायद दिमाग गैर साइंसी है, वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट वाला दिमाग नहीं है, वो अभी दिमाग कुछ और है कि अल्लाह ताला ने हर एक की एक मुख्तलिफ साख्त बनाई। हाउ यू कैन मेक साइंस अट्रैक्टिव टू स्टूडेंट्स? इसके लिए आप लोग साइन अप करिए, नीचे लिंक आ youtube.com/फिजिक रहा में है। आए आप। हाँ, सॉफ्ट प्लग। हाँ, और आजकल मैं क्राउड फंडिंग भी उसकी कर रहा हूँ, तो थोड़ा दे दे यार, अच्छा, पैसे भी दे दे, यकीन करो तो खाने के लिए। कॉमेडी चल सो रही है, मैंने कहा सो इसमें कॉमेडी पैसे मिल इस वजह से जाए। चल रही है, बिकॉज मैंने फिर यही टर्निंग टुवर्ड्स दिस कि सिर्फ कॉमेडी नहीं करनी है, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको लेगेसी या उसको अच्छा, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए वो यही है कि मैं टीचर भी हूँ, और हुँ, मैं कमेडियन भी हूँ, और कैरेक्टर एक्टिंग बड़ी अच्छी करता हूँ। तो बेसिकली उसमें से यही प्रेशर हटाने के लिए
कि मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ या मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैंने अगर नहीं सीखा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा या मेरा टीचर मुझे चंबे करा देगा या मैं किसी तरीके से फेलियर का लेबल मेरे ऊपर लग जाएगा। जैसे आपने मुझे ये नहीं कहा कि आप साइंस में बुरे हैं बाय द वे। आपने मुझे ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कभी मार्क्स नहीं आए उसमें। सो यू हैवंट फेल्ड साइंस, यू हैवंट फेल्ड साइंस, यू फेल्ड अ साइंस एग्ज़ाम। एग्जैक्टली। मतलब 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आज तक हमें किसी ने यही नहीं बताया कि एग्ज़ाम देना एक अलग स्किल है कंप्लीटली। दैट्स अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। मैं खुद भी मतलब आई हैव नेवर बीन अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। फिजिक्स में खुद भी मेरा भी कभी ए नहीं आया बाय द वे। लेकिन ये है कि मतलब जो मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है या स्टडीइंग मैकेनिज्म्स के, नेचुरली मुझे ये चीज़ थोड़ी सी मेरे दिमाग में आती है कि मतलब दिमाग में पिक्चर बड़ी अच्छी बना लेता हूँ मैं, कि विजुअलाइज कर लिया पूरे प्रोसेस को कि यहाँ से अगर एक वेरिएबल कम किया जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, दूसरा वेरिएबल। तो भाई वो कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ है। और फिर ये है कि ऑफ कोर्स उसमें क्वालिटी एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, राइट। लेकिन ये है कि मतलब उस वही प्रेशर हटाने के लिए मैंने एक्चुअली इस चैनल की बुनियाद रखी थी कि जहाँ पे मैं मेरा एक फुल देसी कैरेक्टर मैंने बनाया हुआ है। सो द होल कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट अनलाइकली पर्सन टू बी टॉकिंग अबाउट साइंस। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो ये कि अबे यार क्या कर रहा है भाई, साइंस पढ़ ले, इंसान का बच्चा बन जाए यार, क्या जाहिलों की तरह इधर उधर घूम रहा है। तो भी कैरेक्टर ये है। लेकिन उसमें मैं फिर बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे कि भाई कायनात जो है ना, कायनात में हर चीज़ 7 क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। उसमें एक आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, वगैरह वगैरह। तो दैट टर्न आउट टू बी माय द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। तो उसमें यही है कि भाई मतलब वो कैरेक्टर बन गया। अब मेरी वीडियोस अगर आप देखते हैं ना तो यू वॉच देम फॉर एंटरटेनमेंट। आप पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो और मुझे चाहिए भी नहीं। अगर पढ़ने आए हो तो यहाँ नहीं हो, सही है। यू आर वॉचिंग इट फॉर द कॉमेडी, बट फिर कुछ सीख के भी जाए। और सीखने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको एग्जाम पास नहीं करा रहा भाई, वो मेरा मसला नहीं है। वो जाओ आप क्लासरूम में जाओ, टीचर के पास जाओ, एग्जाम कोच के पास जाओ। जितने भी ए लेवल के टीचर्स जैसे आपको मिलते हैं, एग्जाम कोचेस हैं जो अपने आप को टीचर का लेबल देते हैं। वो तो सेलिब्रिटीज भी बन गए अब तो। मैं टीचर्स को देख रहा होता हूँ, दे हैव सेलिब्रिटी स्टेटस। जी 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 जी, वो जी। लेवल दे पराठों में आ रहे हैं भाई, मतलब वो यही है ना, वो इसी वजह से चूंकि वो नहीं है कि खोखली बिल्डिंग एक खड़ी कर दिया आपने, ठीक है। अब वो खोखली बिल्डिंग ही होती है कि बच्चा किस चीज से इंप्रेस हो रहा है, उससे आपकी नॉलेज से इंप्रेस नहीं हो रहा। टीचर होना भाई मतलब एक इंतहाई जिम्मेदारी वाला काम है। अच्छा, और जिम्मेदारी वाला और उतना ही ताकतवर काम भी है कि आप एज टीचर आपकी एक एक चीज आदमी ऑब्जर्व कर रहा है भाई। कि यहाँ तक अगर मैं एक दफा अभी मैं आजकल तो मैं ए लेवल्स नहीं पढ़ा रहा, मैं ग्रेड 7 और 8 का साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो मैं यूजुअली जीन्स पहना करता हूँ विद ड्रेस शर्ट। तो एक दिन मैं ड्रेस पैंट पहन के आ गया, नहीं सॉरी ब्लैक कलर की जीन्स पहन के आ गया, डिफरेंट मैंने जीन्स पहनी। तो मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि वाह भाई आप तो नए नए कपड़े पहन के आए हैं। मैं कहा ये देखो यार, मतलब क्या छोटी सी चीज़ है जिसको आदमी नोट कर रहा है, नोट करते। राइट। अब चक्कर ये है, लेकिन मतलब अगर वो मुझे इस तरीके से नोट कर रहा है, इफ आई एम ऑन दैट पेडेस्टल, फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस पेडेस्टल को इस्तेमाल करते हुए मैं बच्चों के अंदर ये वाला जज्बा पैदा करूं कि लर्निंग क्या है। ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुई है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं भी वही ओ लेवल ए लेवल का स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत से टीचर्स के पास अब भी स्टूडेंट सिर्फ इसलिए जाते हैं कि यार एग्जाम से एक रात पहले ये पेपर आउट करवा देते। अब वो करवाया ना करवाया, उसका एक्सपीरियंस इतना है, उसे पता बिल्कुल है कि है। क्या हम तो क्या समझते थे सवाल है। मैट्रिक और ये इंटरमीडिएट में होता था। नहीं, ये वो levels का प्रेडिक्ट भी करते हैं ना ओ ऐसे। लेवल अच्छा, में आप predict है पेपर सब। आउट होने का हो गया, मैथ का पेपर आउट हो जाता है। अच्छा। जी जी, अभी ओ लेवल में भी ओ ए लेवल में भी होने लगा है। अच्छा, दूसरे ये इसमें भी स्पेसिफिक नाम हैं लोगों के। एग्जैक्टली। जैसे एक टीचर साहब हैं उनके बारे में ये मशहूर है। अच्छा, वो बहुत अच्छे टीचर हैं बाय द वे, ये मैं उनकी बुराई में नहीं कह रहा, बहुत अच्छे टीचर हैं। उनके बच्चों के ग्रेड्स इसलिए आते हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन उनके बारे में मशहूर ये है कि मिसाल के तौर पर इमरान मर्चेंट साहब हमारे Chemistry। टाइम से, अब तो पता नहीं ट्यूशन वो पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, ही इज अ पार्टनर एट निक्सर कॉलेज। लेकिन ये है वो टीचर बहुत अच्छे हैं, इस वजह से उनके बच्चों के ग्रेड्स आते हैं। लेकिन एक रूमर फेमस हो गया कि जनाब अगर आप इमरान मर्चेंट से पढ़ें तो एक रात पहले वो आपको बता पता देंगे है। कि अच्छा। अच्छा, अब हाँ। उसके बारे में उसके मैकेनिक्स भी लोगों ने बताए हुए हैं, और इस टाइप की चीज़ें और लोग भी करते रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे होता है कि भाई सिंगापुर में पेपर पहले हो जाता है और उसके बाद फिर कराची में तकरीबन 3-4 घंटे बाद उसके पेपर होते हैं, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे मैकेनिक्स हैं। तो उसमें ये होता था कि जनाब उनके कोई एजेंट हैं या कोई किसी बच्चे ने बता दिया मोटा मोटा कि भाई इसके बारे में सवाल आया था, इसके बारे में, इसके बारे में। तो ये होता है कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले वो ये अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लीक कर देते थे। इमरान मर्चेंट साहब का नहीं करा बाय द वे, लेकिन उनके बारे में मशहूर था। अब वो ये फेमस हो गया कि इमरान मर्चेंट जो पेपर आउट कराते, अरे कैसे कराते हैं यार, इमरान मर्चेंट बेचारे टीचर हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। नहीं, ये नफ्सियात चेक करना लेकिन यार, वो यही कि वो उसकी नफ्सियात के यानी इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पूरी सोसाइटी का है सोसाइटी का है, कि बिल्कुल है। यार हमें ग्रेड करना है, लर्निंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इसका सोसाइटी का भी मसला नहीं है, मैं इसमें आपको
थोड़ा सा इसमें क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा भी है एंड आई बीन इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एक टीचर है हशाम राशिद साहब, डॉक्टर हशाम राशिद, बेहतरीन टीचर हैं, ज़बरदस्त टीचर। उनके बारे में एक चीज़ फेमस हो गई कि जनाब डॉक्टर हशाम से पढ़ते हैं ना तो वो AKU में एडमिशन कराते हैं। अबे वो थोड़ी कराते हैं यार, बात ये है कि वो पढ़ाते इतना अच्छा है इतना कि अच्छा बच्चे है। जब जाके टेस्ट में बैठते हैं तो फिर वो एज करते जैसे हैं। हमारे अनीस हुसैन साहब थे, हाँ। अनीस हुसैन का ये अनीस मशहूर हुसैन से था। पढ़ लिया तो IBM IBM एडिशन, अरे भाई वो टीचर अच्छे हैं यार, टीचर अच्छे हैं, ये थोड़ी अच्छा। अब ये इन लोगों का फिर ये होता है कि जाहिर है कि अब इन लोगों के बारे में फेमस है, तो अब ये कैसे उसको काउंटर करें भी कैसे? नहीं होता। अभी कोई बोलेगा अपने मुंह से, अब यार अगर लोग अभी समझ के आ रहे हो तो आते रहे। अरे अभी तुमने इतनी अहम So, बात की है वाली, एक बात सॉरी मैं तुम्हें कट कर जी, रहा हूँ, लेकिन ये इसके अंदर एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। मैं नाम नहीं लूँगा ना टीचर का ना एक स्टूडेंट का। मैं गया एक कोचिंग वोचिंग एक उस चीज़ के अंदर, वही फिज़िक्स कभी समझ में नहीं आई ना उनके पास समझ में आई, लेकिन चले गए। डिफेंस के अंदर वो पढ़ाता था और ही वॉज मेकिंग मिलियंस एट दैट टाइम, ठीक है। उसके पास वो मैथ्स ही पढ़ा रहा है, वो ये भी पढ़ा रहा है, वो भी पढ़ा रहा है, और लोग पूरा डिफेंस आ रहा है। चंद स्टूडेंट्स के साथ उसका रवैया बहुत बुरा था उस टीचर का, जो आज भी है, उसका चल रहा है उसका कोचिंग खैबान इत्तेहाद पे। मैं समझ गया, समझ गए आप। और वो इंतहाई बुरा ना, 10-15 साल के बाद एक लड़का जो उनका ज़ेरे आताब था वो मुझे मिला और वो स्टैमर करना शुरू कर दिया। वो जिस तरह मिला ना, तुम वो बिल्कुल आधा हो गया, तो उसकी पर्सनालिटी आ गई। और उसके बाद हम लोग बातें करने के बाद एक दिन किसी एक वजह से हम लोग कहीं थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो गार्ड्स वर डाउन एंड देन ही ब्रोक डाउन एंड ही सेड कि यार मेरी पर्सनालिटी अगर किसी एक शख्स ने मारी है तो वो उसने मारी है। और मैं उस वक्त रिलेट कर सकता था कि यार कि किस तरीके से वो क्लासरूम चलाता था, और उसकी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के अंदर ये बात थी कि ये पेपर आउट करवाता है, इसने बना लिया है, मिलियंस बना रहा है, लेकिन ये जो टीचर नहीं है, ये तुमने ना कि एग्जाम को चलाना कोच है, एग्जाम कोच। तो कोच और टीचर में फ़र्क रखो। ये जो मोड होता है ना एग्जाम कोच वाला, ये ज़ाहिर है टीचर को इस मोड में आना पड़ता है। आप ये कह रहे थे कि सोसाइटी की गलती का ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करती है और प्रमोट करती है, सोसाइटी की गलती नहीं है, सिस्टम का मसला है। आपने बिग फार्मा का नाम सुना है? बिग फार्मा कहा जाता है कि ये अपनी दवाएं इनको बेचनी है, लिहाजा ये बीमारियां खुद फैला रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें। पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती थी, अब ये चीज़ें सामने आ भी चुकी हैं, राइट। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कि चूंकि इनको अपने वेपन्स बेचने हैं, लिहाजा ये जंगें कराते हैं। तो ये जो बिग एग्जाम है, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? कैम्ब्रिज के एग्जाम्स हैं, नहीं यार बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है। आप एक कॉलोनाइज्ड नेशन थे, आप भी हैं, इंडिया में भी होता है, इंडिया तो फिर भी इससे आज़ाद होने लगा, हम और डीप उसमें जाते जा रहे हैं कि जनाब उन्होंने आपको एक सिस्टम बेचना शुरू किया कि यार हमारा जो एग्जाम होता है ना बड़े स्टैंडर्ड का होता है, कोई स्टैंडर्ड का नहीं होता बाय द वे, ठीक है। वो कोई चेंजेस लाना भी नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि क्यों कोई चेंजेस ऐसे लाना चाहेगा जिसके पास लाखों बच्चे साल में 2 दफ़ा लाखों बच्चे हर सेशन में एग्जाम देते हैं, राइट। एक एग्जाम कितने, अब तो 50-50 हज़ार रुपए का एक एग्जाम हो गया। वाई वुडंट दे अपहोल्ड दिस सिस्टम कि जहाँ पे एग्जाम लिया जाए, जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हों कि एग्जाम जो है ना, मेरे ख्याल में तालीम का सबसे बड़ा दुश्मन एग्जाम है। कि एग्जाम चीटिंग करना कौन सिखाता है आपको? चीटिंग करना एग्जाम नहीं सिखाता। कि एग्जाम में अगर आपको ये सारे रूल्स लगाने पड़ रहे हैं कि आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं, आपके पास यार कागज़ कलम है आपके पास, और आपकी चेकिंग की जा रही है, यहाँ पे आपको हाथ लगाए जाने हैं, आपके मेटल डिटेक्टर से प्रॉपर आपको हैरेसमेंट होती थी हाँ बिल्कुल है। और इंटरमीडिएट में तो हमें जो होते थे इन्विजिलेटर्स, वो तो ऐसी जगह हाथ लगाए होते थे, बाद में हम बिल्कुल है हम तो हाँ। शौक में आ जाते थे, भाई क्या हो रहा है हमारे साथ। और उस टाइम पे थोड़ी पता होता था, हम तो बच्चे हैं, राइट। अब यही चीज़ मतलब ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में हो रही होती है। अब ये कितना जालिमाना सिस्टम है कि आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जेल में जा रहे हैं, और ये फीलिंग एग्जैक्टली बनाई जाती है, इससे बात नहीं करो, उससे बात नहीं करो, नहीं चीटिंग नहीं करना। भाई इंसान खुद चीटर तो नहीं है ना। चीटिंग का नाम कहाँ से सीखता है बच्चा? घर से तो नहीं सीख रहा। चीटिंग का नाम बच्चा सीखता है स्कूल से। बच्चा चीटिंग का नाम सुनता है एग्जाम से, कि अच्छा चीटिंग टाइप की कोई चीज़ होती है, कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं किया तो मैं शायद इधर उधर से पूछगछ करके कर सकता हूँ। अच्छा क्यों करूँगा, लेकिन क्यों करूँगा? क्योंकि अगर नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंस ये है कि यू आ जाएगा, मेरा कहीं किसी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, सोसाइटी में अलग मेरी जलालत होगी, और यहाँ पे तो हमारे सोसाइटी में तो और ही ज़्यादा है, क्या बुरे ग्रेड लेके आए।
ख़ानदान में मेरी ज़लालत होगी, मेरे माँ बाप की ज़लालत होगी, इतने सारे प्रेशर्स के साथ आदमी जा रहे एक एग्ज़ाम देने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है, और फिर अगर फेलियर मतलब यू आर सेटिंग देम अप फॉर फेलियर, और उसके बाद फिर फेलियर से बचने के लिए अगर बच्चा चीटिंग करता है तो आप उसको कह देंगे नहीं ये तो ख़राब बच्चा है और ये है वो है। मतलब वही मेरी अम्मा कहती चित भी मेरी, पट भी मेरी, ठेंगा मेरे बाप का। वो ये वाली सिचुएशन है ना। तो ये इतना ज़ालिमाना सिस्टम आपने बनाया है, और उस सिस्टम को अपहोल्ड कौन कर रहा है? कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम की अगर आप बात करें तो कैम्ब्रिज वाले सिस्टम को अपहोल्ड कर रहे हैं। आजकल जिस तरह है, मतलब जिस जिस दुनिया में आप हैं, हमारे जो एग्जाम्स होते थे ना, उसमें याद करने की या रट्टे की ज़रूरत क्यों पेश आती थी? लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ दिस ना। याद करने की या रट्टे लगाने की ज़रूरत इस वजह से पेश आती थी कि आप जो स्कूलिंग, मॉडर्न स्कूलिंग का सिस्टम है, ये समवेयर अराउंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है, तब से ये रोज़ और कॉलम्स में बैठना और ये ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम जो स्कूल का है, ये शुरू उस टाइम से हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई है, और उसके बाद फिर पीक पे अपनी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आना शुरू हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी अपनी आबोताब के साथ एक्टिव हुई है, राइट। तो उसमें बेसिकली ये ज़रूरत इस चीज़ की होती थी कि जनाब उस टाइम पे आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे आपको टेबल्स पढ़ना होंगे, टेबल्स पढ़ना आनी चाहिए, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इसलिए कि जब आप कभी इंडस्ट्री में जाएंगे, जब कोई काम कर रहे होंगे, तो आपके पास कोई रेफरेंसेस इतने रेडली अवेलेबल नहीं होंगे। यू वॉन्ट हैव सारी जहान की इंफॉर्मेशन इन योर फोन्स। अब तो खैर एआई का दौर है ना, अब तो आप सोच भी नहीं सकते कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नाम की कोई चीज़ भी होती है, राइट। तो उस टाइम पे ज़रूरत ये होती थी कि आप चीज़ें याद रखें। उस टाइम की ज़रूरत थी, ये मतलब 75 साल 80 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली होता था, और अगर पुराने ज़माने के लोगों से अगर आप बात करें ना, हमारे जिस तरह एक टीचर होते थे, बाबा हसन कहा जाता था उन्हें, क्या ज़बरदस्त टीचर थे। लेकिन उनका ये था कि उनको टेबल पे वैल्यूज़ याद थी। थर्मोडायनामिक्स के टेबल होते थे कि अगर इतने मेगा पास्कल प्रेशर है और अगर इतना टेम्परेचर है, तो यहाँ पे हमारी एंथैल्पी ये आ रही होगी, एंट्रोपी ये आ रही होगी। वो एक 3-3 4-4 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर्स याद है। हाफजा इतना ज़्यादा तेज़ होता था क्योंकि वो उस वक्त की ज़रूरत भी था। उस टाइम पे जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वो इंस्ट्रूमेंट्स भी बिल्कुल अलग होते थे, बहुत ज़्यादा मैनुअल हुआ करते थे, मैकेनिकल हुआ करते थे, राइट। उसके बाद फिर जब कैलकुलेटर बना मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो कैलकुलेटर के बनने के बाद से हुआ कि नहीं, रिजेक्ट करो इस चीज़ को, ये लोगों की आदतें ख़राब कर देगा। अब कैलकुलेटर आपके लिटरली आपकी इन द पाम ऑफ योर हैंड्स मौजूद है, तो अब आपको ज़रूरत है क्या टेबल्स याद रखने की? आपको ज़रूरत है? नहीं है, ऐसा इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से जब इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है आपको याद करना होगी, क्योंकि कभी भी अगर आपसे सवाल हुआ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन कैसे मौजूद होगी? दैट वाज नेसेसरी, राइट। अब की लेकिन अगर आप बात करें, तो अब इन्फॉर्मेशन आपके पास इतनी रेडली अवेलेबल है, लेकिन टेस्ट आप क्या चीज़ कर रहे हैं? वही चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, मेमोरी। तुम्हारी मेमोरी कैसी है, तुम्हारी मेमोरी कैसी है, मेरी मेमोरी कैसी है, सिर्फ यही चीज़ टेस्ट हो रही है। हालांकि आजकल के दौर की ज़रूरत मेमोरी नहीं है, आजकल के दौर की ज़रूरत यह है कि आपके पास जो इतना जमघट्टा लगा हुआ आपके पास इन्फॉर्मेशन का, उसमें से सही इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो कागज़ कलम वाले जो पेपर हो रहे हैं, इतना ज़्यादा कागज़ आप ज़ाया कर रहे हैं, इतना माहौलियाती आलूदगी, सबसे ज़्यादा तो एग्जाम्स फैला रहे होते हैं यार, कि कागज़ आपका ज़ाया हो रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं कोई बात करता? ग्रीन एनर्जी और फलाने धमाके पे, लेकिन नहीं, पेपर वही कागज़ पे ही होना चाहिए, किताब बंद होनी चाहिए। अगर खोल के देखा तो तुम चीटर हो, तुम दुनिया जहान की दुनिया जहान की लानत है तुम्हारे ऊपर। एक सिस्टम आपने एक ज़ालिमाना बनाया हुआ है ना, और वो वही सिस्टम है जो चेंज नहीं हुआ आज तक। हर किस्म की इंडस्ट्री को आप देखें, वो मॉडर्नाइज हो गई है, वो ऑटोमेट होती जा रही है सब कुछ, लेकिन एजुकेशन वहीं की वहीं खड़ी है कि नहीं, एग्जाम होगा उसी तरीके से होगा। दुनिया में हालांकि इतने सारे मॉडल हैं, पोर्टफोलियो मॉडल एग्जिस्ट करता है, आईबी का अपना सिस्टम है, इतना इतना खूबसूरत है, लाइन ऑफ इंक्वायरी है। एक सवाल मैंने क्लास के सामने रखा, उन सबको मैंने टूल सिखा दिए कि तुम्हें रिसर्च वगैरह जो करनी है ना, वो इस तरीके से करनी है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है कि उसमें फिजिक्स किस तरह लग रही है, केमिस्ट्री बायोलॉजी किस तरह लग रही है, उसमें बिजनेस का एलिमेंट किस तरीके से आ रहा है। बच्चे के सामने आपने इंक्वायरी की, टीचर पीछे खड़ा है, अब बच्चा आगे एक्सप्लोर कर रहा है और टीचर सिर्फ उसको देख रहा है, और वो सिर्फ ये देखता है कि बच्चा अगर मतलब लाइन पे चल रहा है या नहीं चल रहा, और अगर ऑफ होता है तो जाके उसको बताता है कि नहीं नहीं बेटा, उस तरफ नहीं, आपको इस तरफ जाना है। दिस इज व्हाट शुड बी हैपनिंग, राइट। लेकिन नहीं हो रहा। वही लाखों करोड़ों बच्चे जो है वो हर साल के हिसाब से एक तो एग्जाम दिया करते हैं, फिर उनका ग्रेड अगर सही नहीं आ रहा तो फिर वो पेपर रीचेक भी कराते हैं। अब अपेरेंटली सीआई ने नई चीज़ ये शुरू की है कि अपना पेपर आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अब ये नहीं पता कि उसके पैसे देने पड़ते हैं या नहीं, लेकिन क्यों पैसे देने यार? मैंने अगर पेपर दिया है
हमारे यहाँ भी 40-50 हज़ार स्क्रूटनी रुपए होती का। थी, हमारे तो इतने पेपर बुरे चेक होते थे इंटरमीडिएट जी, और जी, 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 मैट्रिकुलेशन के जी, अंदर, और उसके अलग पैसे उसके देना। अलग पैसे देने हाँ। पड़ते थे, और वो भी सिर्फ उसमें नंबर आपको टोटल करके देते थे, वो जी, ये जी, चेक नहीं जी। करेंगे कि क्वालिटी ऑफ चेकिंग कैसी है। एग्ज़ैक्टली, मुझसे नहीं पूछना कि मैं अगर गलती कर हाँ, सकता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकता। कर नहीं सकते। लेकिन उसको सब अपहोल्ड करते हैं कि यार उफ़ कैम्ब्रिज नहीं, अल्लाह और उसके द बाद फिर जो आपके ग्रेड्स हैं, अगर आपको एक अच्छी इंस्टीट्यूशन में जाना है तो वो आपका फॉर्म तब एक्सेप्ट करेंगे जी, कि जब आपके 8 A's हैं, जी, जी, जी। तब आप एलिजिबल हैं। अच्छा, फिर आपने उसके बाद जाना है, फिर आप उस जगह पे गए तो आप ओजी और एनजी के ओल्ड वो न्यू। ओल्ड और न्यू का अलग है। अब यार ऐसे में फिर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे MBAs बना रहे हैं, आप बहुत अच्छे कॉर्पोरेट स्लेव बना रहे हैं, आप बहुत अच्छे आप गुलाम बना रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छी सोसाइटी में पढ़ी लिखी बाशऊर प्रोडक्ट नहीं दे रहे। मैं इवन अच्छे पे भी थोड़ा-सा आपको एतराज़ करूँ, ये है मेरा कि अगर अच्छे हैं, तो वो इस मुल्क के लिए क्यों नहीं है? हर आदमी मुल्क से बाहर ज़्यादा जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बाय द वे, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मैं 37 साल की उम्र में जाके कॉमेडी में थोड़ी-सी खिदमत करके, एजुकेशन में थोड़ा-सा जितना भी मुझसे मेरी इस्तिताअत है, उसके हिसाब से थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इवेंचुअली यही है कि यार मतलब क्या एक सीलिंग है जिसको मैं हिट कर चुका हूँ। लेकिन वही है ना कि हर आदमी यहाँ लोग अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाते यार, और क्यों सिखाएँ? अब आप बोलते हैं कि नहीं लोगों की गलती कैसे है? उर्दू ज़बान का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? हमें बड़ी अच्छी लगती है यार, मैं उर्दू बोलता हूँ या अच्छी उर्दू मैं किसी की सुनता हूँ या अच्छी उर्दू पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, राइट? लेकिन ये है कि मतलब ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम ही रह गई है, जो अपनी मादरी ज़बान बोलते हों। हालाँकि दूसरी ज़बान अगर आपको सीखनी है, आप उसी वक़्त अच्छी ज़बान सीख सकेंगे जब आपकी अपनी ज़बान अच्छी है। मादरी ज़बान आपकी ठीक होगी तभी आप दूसरी ज़बान सीख अच्छा, सकेंगे ये ना। भी तो है कि हमसे कभी उर्दू में बात ही नहीं की, हमें हो मिक्स्ड या लैंग्वेज, हाँ, एक हाँ। मिक्स्ड लैंग्वेज बेटा होती हैंड है। वॉश कर लो। यस। फूड ईट कर लो। तो ये बड़ा इशू है हमारा। तो ये है एनीवे। सो खैर बहरहाल इन सारी चीज़ों सॉरी ज़्यादा हुँ। जज्बाती हो जाता हूँ मैं इन बातों में। तो इससे वैसे वैसे निकलने के लिए मुझे थोड़ा-सा यही था कि मतलब कि मेरा तो ओपिनियन ये है कि एजुकेशन के या लर्निंग के सबसे बड़े दुश्मन करिकुलम और एग्ज़ाम है। और मैंने अपना चैनल जो मैंने बनाया बेसिकली उसमें यही था कि कॉमेडी को और एक्टिंग वगैरह को इस्तेमाल करते हुए यही जो अनलाइकली कैरेक्टर टीचिंग अबाउट स्टफ वो बेसिकली हो। और मीम्स मुझे बहुत पसंद है इंटरनेट में, आई एम क्रॉनिकली ऑनलाइन। तो उसमें कोई भी ट्रेंडिंग वगैरह मीम्स वगैरह चल रहा था आजकल है, जिस तरह 6-7 बहुत ज़्यादा चल रहा है जो बच्चों में बहुत फेमस है। आप पढ़ा रहे हो बीच में 6-7 बोल दें तो 6-7 ये अजीब से मसाइल चल रहे हैं। तो एनीवे ये सारी चीज़ें जो आप या तो ये कि एज ए टीचर मैं इसको धुतकार दूं कि नहीं ये नहीं है, या फिर मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट करूं कि अच्छा नहीं दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ द लर्नर, और लर्नर को अगर मुझे एंगेज करना तो मुझे ऐसी लैंग्वेज बनानी पड़ेगी या अपनानी पड़ेगी। क्योंकि आप तो मिलीनियल हैं और जिनको आप पढ़ा रहे हैं वो आई थिंक जेन अल्फा होंगी या जेन अल्फा हाँ, जेन अल्फा बेसिकली बेसिकली हैं। तो वो एक गैप भी है कम्युनिकेशन का हमारे और यार उनके है और दरमियान। बढ़ता चला जा रहा है। लाइक पहले ये था मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने ए लेवल्स में जब मैं था तो माय टीचर सर रॉक जो मेरे उस्ताद हैं फिजिक्स के, तो वो सर बताया रॉक। करते हाँ उनका नाम ही रॉक मार्टिन डिमेलो। रॉक याद आ गया। हाँ द रॉक। सो सर रॉक जो है वो मतलब वो जिस तरह ये बात करते थे कि भाई मतलब उनके मेरे बीच में 10 साल का फ़र्क था। तो वो बताते थे कि भाई मेरे टाइम पे ये होता था या मेरे टाइम पे ये होता था। फिर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, अब जो जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनके और मेरे बीच में से 5 से 7 साल का फ़र्क है। और उनके सामने जब मैंने कहा ना कि यार मेरे ज़माने में, पहली दफ़ा जब मैंने बोला मैं थोड़ा-सा हिल गया। मैं कहा यार मेरा ज़माना इतना पुराना नहीं है, लाइक इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना इतना बड़ा गैप नहीं है। बट वो जनरेशन गैप जो है ना, जो पहले 10 साल का होता था वो आहिस्ता-आहिस्ता हो के 5 साल भी नहीं, मैं तो अब उसको 2 से 3 साल का जनरेशन गैप कहूँगा। कि आपसे अगर 2-3 साल छोटा भी कोई शख्स है ना, तो वो एक उसकी बिल्कुल अलग अलग दुनिया है, ज़िंदगी ज़िंदगी जी रहा उसकी है अलग दुनिया एज़ कंपेयर्ड टू यू। यार मिलेनियल और जेनजी के दरमियान इतना फ़र्क है, बहुत तो सोचो कि बहुत फ़र्क है। मिलेनियल और जेन अल्फा के दरमियान तो पूरी बिल्कुल लैंग्वेज उनकी डिफरेंट है। अभी मुझे अब्बास भाई कोई बता रहे थे कोई यूट्यूब पे कोई चैनल है उसमें वो कोई सर है वो टॉयलेट में से निकलता है, वो इतना वायरल हो गया है। स्किबिडी टॉयलेट। इसके पता नहीं, मैंने कहा व्हाट इज दिस, आई हैव नो आइडिया अच्छा व्हाटसोएवर। मुझे ना ये न्यू जनरेशन ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है। इतना एब्सर्ड है, बिल्कुल ही मतलब वो सर पैर है ही ब्रेन नहीं रॉट उसका। जो कॉमेडी ब्रेन है रॉट है का, बस, वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैंने कहा ये क्या है यार, ये क्या चल रहा है, और वो कुछ भी नहीं, बस यही बोले जो आपने बोला हाँ, स्किबिडी डू बड़िंग स्किबिडी टॉयलेट। हाँ, टॉयलेट वॉइस। इनसेन। मेरा ख्याल है कि अब रैप अप किया जाए, या क्योंकि बिल्कुल आई हाँ। थिंक दैट वी कवर्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज और बहुत मज़ा आया। तो आई होप दैट यू गाइस लाइक्ड इट, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, सेम है यार, थैंक यू सो मच फॉर Thank you हैविंग very मी। much. डिस्कवरी है ना, बहुत मजा आया।
अच्छे लोगों की डिस्कवरी है ना, एक इंसान के लिए नेमत होती है। मौला अली फरमाते हैं इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ होता है, वो अपने तारुफ से पहचाना जाता है। तो आपकी कन्वर्जेशन होती है, वो आपको बताती है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो आई हैड फन, मुझे बहुत मज़ा आया। सेम Yeah, थैंक same यू वेरी here. मच गाइस, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट्स में बताइएगा।